वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी, और पब्लिक मुझे कहती है सुहाब अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं इस्लामाबाद से हरमीत सिंह। लेकिन हरमीत के पास जाने से पहले आपको फर्स्ट वर्किंग डे यानी मंडे एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से इसीलिए कंग्रेचुलेट, क्योंकि एक नया ब्रांड न्यू वीक के साथ, ब्रांड न्यू रन डाउन के साथ, अच्छी सी जबरदस्त इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ हम आपके सामने हाजिर है। बट ऑल दो ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका वीकेंड कैसा गुजरा। तो अपना रिव्यू हमसे शेयर करते रहा करें। आपके इस वीक को और पूरे वीक को बेहतरीन बनाने के लिए मैं और हरमीत जनाब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। उसके लिए हमें लाहौर से जाना पड़ता है हर रोज़ इस्लामाबाद। तो आइए आपको भी लेके चलते हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर स्टूडियो। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि वीकेंड आता है, बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है ये करना है, लेकिन फिर अचानक बहुत सारी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन हम देखते हैं कि 2 दिन या 1 दिन जो रेस्ट का होता है वो बहुत सारे ऐसी चीज़ों में गुजर जाता है कि आपके प्लान कुछ और होते हैं और वो प्लान बने नहीं होते, कुछ और प्लान आपके सामने आ जाते हैं। सो बहरहाल आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा और नाज़रीन का भी। लेकिन हरमीत, मैंने आपसे कहा था ये रिवाज जो है गुड मॉर्निंग पब्लिक में हम रखेंगे कि आपको सलाम के साथ साथ तारीफ में भी पहल करनी चाहिए। तो यू आर लुकिंग गुड। सो मंडे ब्लूज के साथ जो ब्लू कलर की दस्तार आपने पहनी है ना, होपफुली कि आज के मंडे ब्लूज से निकल कर आप अपने वीक का बाकायदा अच्छे तरीके से आगाज कर लेंगे। लेकिन आपके वीक को मजीद हैपनिंग बनाने के लिए सारी पॉलिटिकल और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल और दुनिया में जहाँ जहाँ जो भी हो रहा है उसको लेके आए हम रन डाउन की सूरत में। सो लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। सो टॉप स्टोरीज में आज के प्रोग्राम में क्या क्या होगा आपको वो बता देते हैं। टॉप स्टोरी में सबसे पहले हम आपको बताते हैं एडिटोरियल यानी पॉलिसी ऑफ द चैनल, यानी हमारी अच्छी चीजें पाकिस्तान में होने वाली, कौन सी ऐसी टीम जो पाकिस्तान वापस आ गई है, क्रिकेट में क्या होने जा रहा है, बाकी दीगर गेम्स जो है उसमें क्या क्या होगा वो हम आपको एडिटोरियल में बताएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो टॉप स्टोरीज में हमने सबसे पहले जिक्र करना है सियासत का, यानी सियासी हलचल जो है वो बेयकीनी की सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। टैक्सेस की भरमार हो गई है और हर जुबान ज़द-ए-आम एक फिक्रा कि हरमीत कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वो सख्त फैसले कब तक करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे, इसका जवाब कोई भी सदारती या पार्लिमानी निज़ाम हमें नहीं दे पा रहा। तो पॉलिटिकल सिनेरियो में इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आजकल हर चीज़ जो आप सोशल मीडिया पे हर तस्वीर हर वीडियो देख रहे हैं वो एक ही चीज़ से मुंसलिक है और वो है हमारे घर आने वाले बिल। अब उस बिल को थॉरली आपने रीड कैसे करना है, आपको कितनी अवेयरनेस होनी चाहिए बिल की अदायगी के लिए, जहाँ जहाँ जो कैंपेन्स चल रही हैं, जहाँ जहाँ मौज़न जो है मुख्तलिफ मसाजिद में ये ऐलानात कर रहे हैं कि आप बिल पे ना करें, या आपको क्या इस सूरत हाल में क्या इस तरह की पॉलिसी अपनानी चाहिए अपने घर को बेहतर करने के लिए। तो बेसिकली इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और सिर्फ 16 बरस की महानूर जो पाकिस्तान का फ़ख्र बन गई हैं, उन्होंने ना सिर्फ 16 बल्कि 32 मज़ामीन में क्या ज़बरदस्त पोजीशन हासिल की और पोजीशन हासिल करने के साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो वो है आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के मेहमान। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महंगाई से तंग आवाम जो है अब ये आखिरी हल रह गया हरमीत कि 15 पर कॉल करके ये कहा जाए कि हमारे पास घर में मौजूद बच्चों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये एक असदुल्ला रहमान, एक ऐसा मसीहा, ये जिन्होंने क्या किया और किस तरह से लोगों की मदद की, ये पूरी स्टोरी जो है वो हम आज की टॉप स्टोरीज में कवर करेंगे। तो जनाब ये आज का रन डाउन है, डोंट मिस इट आउट। पूरा थॉरली कोशिश करनी है आपने हमारे साथ रह के अपना भी रिव्यू जो है वो हमसे शेयर करते रहे। अब चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ। प्रोग्राम में चूँकि ये वाला हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है और आपको इनकरेज करेगा इस हवाले की ज़िंदगी में अगर बहुत सारी मुश्किलात हो तो वहीं हरमीत कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो कि स्पोर्ट्स मैनशिप देता है आपको। तो अगर हम बात करें खेल के मैदान से, एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है। एशिया कप की तैयारी तो हम भरपूर कर ही रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तानी टीम एक बार फिर से वनडे क्रिकेट की जो है वो टॉप 1 टीम बन गई है। तो ये इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है और आपको पता है हमने इसको काफ़ी ओवर द वीकेंड सेलिब्रेट भी किया है हरमीत। आपने देखा कि ज़ाहिर बात है इससे पहले जो श्रीलंका के टेस्ट सीरीज थी उसमें भी आपने देखा हमारे खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दी और उसके बाद जो एक से एक बढ़कर जो रिकॉर्ड बना। फिर अगर हम देखें जिस तरह बाबर आजम की बात करें, हमें याद है सईद अनवर साहब, हमें याद है कि सचिन तेंदुलकर उन दोनों का टकरा हुआ करता था और पाकिस्तानी जो थे वो दुआएं करते थे सईद अनवर के लिए कि सचिन तेंदुलकर जब 18 पे थे, सईद अनवर 17 पे थे, अचानक सईद अनवर उससे आगे निकल जाते थे तो 20 तक सईद अनवर रुके। फिर आपने देखा कि इसी तरह मोहम्मद यूसुफ जो है उनकी भी ज़बरदस्त सेंचुरी उन्होंने बनाई, 15 सेंचुरी उन्होंने बनाई। इसी तरह हाफिज़ की मैं बात करूँ तो 11 सेंचुरी उन्होंने बनाई थी। बाबर आजम को आप देखें भाई कमाल कर गए। मैं जो देख रहा हूँ उनको कि सचिन का रिकॉर्ड जो है अनकरीब वो भी तोड़ देंगे कि जिस तरीके से वो 18 सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई, अब सईद अनवर की सेंचुरियाँ जो 20 हैं उसको क्रॉस कर लेंगे ऐसा लग रहा है। और इसी तरह आप अंदाज़ा लगा लें कि वनडे जितने भी मैचेस हुए हैं 100 वनडेज में 27 50
सीरीज जो है ये बाबर आजम का रिकॉर्ड है। तो इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, पूरी टीम को लेके चले और मुख्तलिफ सीरीज को निकाल कर देखें तो हमें लगता है कि बाबर आजम जो है वो जिस तरह लीड कर रहे हैं, जिस तरह सीरीज अपने नाम कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज की अगर हमने जो बाजी में भी बात की या अभी इन सीरीज के हवाले से, लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि हवा का पहला झोंका है, क्योंकि आपने अब उतरना है एशिया के मैदान में, यानी एशिया के कप में। तो उसमें अगर आपने अफगानिस्तान की टीम को भी हल्का नहीं लिया जा सकता। उनकी बॉलिंग, उनकी स्पिन बॉलिंग, उनके बैट्समैन कमाल के। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें तो उनके दो ऐसे खिलाड़ी जिनका शुमार होता है बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों के रैंकिंग में टॉप 10 में, तो इस तरह के खिलाड़ी अफगानिस्तान की टीम में शामिल थे। फिर हमने देखा कि क्राउड जिस तरह एक्साइटेड था, और नसीम शाह की अगर हम देखें जो चौका छक्का मारने का वो जो वीडियो है वो काफी इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है। लेकिन बहरहाल अब एशिया कप में भी जाना है तो हमारे लिए एक अच्छा है कि कम से कम टीम काफी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। एशिया कप की बात करें या वर्ल्ड कप की बात करें, फाइनली वी गॉट आवर बेस्ट कॉम्बिनेशन सो फार, और उसके लिए हम तो काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन क्लीन स्वीप जो अफगानिस्तान के खिलाफ हमने देखा, ओ माय गॉड, उसके बाद अब हमारे जो खून है ना वो डबल हो गए। आप समझे कि पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदें भी डबल हो गई हैं, और आपको जो इनकरेजमेंट हम पूरी टीम को दे रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, जो उनको अप्रिसिएशन मिल रही है, यकीनन इससे उनका मोराल बड़ा अप होगा। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और भी खेल के मैदान से एक के बाद एक ऐसी हरमीत अच्छी खबरें आ रही है ना कि दिल खुश हो रहा है कि जहाँ पर सियासत में और मुल्क की माशी सूरत हाल में इतनी खराबियाँ हैं, वहाँ पे हमें ऐसी अच्छी खबरें मिलती है तो हमें भी मज़ा आता है कि भाई ये ऐसी खबरें भी अवाम को देनी चाहिए। बट ऑल दो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम, जो कि पहले ही पाकिस्तान का फख्र तो है, बहुत सारे गोल्ड मेडल लेके आ चुके हैं, लेकिन अब सिल्वर मेडल जो है वो जनाब उन्होंने अपने नाम कर लिया है। हमारे शो में भी बारहा हमने इनको इन्वाइट भी किया और ये हमारे साथ इंटरेक्शन भी बहुत दफ़ा कर चुकी हैं, और कभी भी इनका जज्बा हरमीत इस चीज़ को लेकर कम नहीं होता कि एक के बाद एक सेंचुरीज और एक के बाद एक रिकॉर्ड मैंने बनाते चले जाना है। तो ये भी जल्द अज जल्द जो है ना वो तमाम रिकॉर्ड सिल्वर और गोल्ड मेडल। अच्छा, आप देखें ना, कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा बहुत। आपको याद होगा पिछली दफा गोल्ड मेडल हासिल करना, इस वक्त सिल्वर, और ऊपर से आप मियां चन्नू के इस जवान के आप इसको एज को भी देख लें, वो फैक्टर काफी मैटर करता है, और इसकी ट्रेनिंग को देखें। इसको कंपेयर कर लेते हैं हिंदुस्तानी नीरज के साथ। अच्छा। नीरज की ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई है, भरपूर तरीके से हुई है, उनके कोचेस की तादाद बहुत ज्यादा है। अगर अरशद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ट्रेनिंग फिर पहले स्टार्ट इनका करियर जो था वो आपको भी मालूम है, हमारे चैनल पे बैठ के उन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की थी, लेकिन फिर भी कमाल है। मैं परसों एक फेडरेशन के एक मेंबर के साथ बैठा था, और हाँ, एक और चीज जो जेलसी है हमारे फेडरेशन के मुख्तलिफ मेंबर को ये भी लगी होती है कि अरशद नदीम जैसे खिलाड़ी जो पैसा कमाते हैं वो उनके साथ 50-50 क्यों नहीं करते हैं, ये अलग से टेंशन है। तो इन सारी चीजों के बावजूद, नामुनासिब हालात, जो मैं हमेशा ये कहता हूं कि नामुनासिब हालात के बावजूद हमारे ये खिलाड़ी कुछ अच्छा कर जाते हैं, बल्कि कुछ अच्छा नहीं बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो भाई ऐसे लोगों पे हमें नाज है, हमें फख्र है। और अभी हम देख रहे हैं कि फिर भी जो तस्वीरें इस वक्त हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म से और पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया पे नीरज की मैं बात करूं या अरशद की बात करूं, दोनों की तस्वीर एक साथ जो आ रही हैं, लोग उसको जबरदस्त तरीके से ट्रिब्यूट भी पेश कर रहे हैं, और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से मैं देख रहा हूँ कि लोग दोनों की तारीफ है, चाहे वो हिंदुस्तान की अवाम है या पाकिस्तान की अवाम है, दोनों बड़े जबरदस्त तरीके से इसकी तारीफ भी कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए, बिकॉज देयर इज नो लाइक बाउंड्री कोई नहीं है। और अगर आप खेल को अप्रिशिएट करते हैं, टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं, सो ओवर द वर्ल्ड, राउंड द ग्लोब, आपको हर जगह जहाँ टैलेंट नजर आता है, आपका ताल्लुक किसी भी मुल्क से हो, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो जनाब ये तो हमारा फख्र है पाकिस्तान का, कार्ड ऑफ अरशद नदीम, और आपको हम एक बार फिर से कांग्रेचुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमने एक वार्म वेलकम भी कल देखा, क्या जबरदस्त वार्म वेलकम था। और ये जनाब वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातिहा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब वतन वापस पहुंची तो उनको देखकर तो वैसे ही बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, बहुत ज़्यादा प्राउड भी हुआ, लेकिन उसके बाद उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया, और वहाँ पर लोग जो उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे हरमीत, वो भी उतना ही इनकरेज्ड थे जितने इनकरेज इस वक्त हम ऑन स्क्रीन बैठ के हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें एक के बाद एक अच्छी खबरें तो आ रही हैं, लेकिन हमें वो जो पीछे आप बात कर रहे थे ना कि पीछे एक सक्सेस स्टोरी है, पीछे एक स्ट्रगल है, वो फेडरेशंस हों, वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हों, वो आपके इदारे हों, वो काम करते हैं नहीं करते हैं, पॉलिसी, सियासत, इन तमाम चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए जो टीम्स अपनी स्पोर्ट्समैनशिप दिखाती हैं और मेहनत करती हैं और अपने बल पर बहुत सारा काम करती हैं, और उसके बाद जब वतन वापस पहुंचती है तो पाकिस्तान के नाम में क्रेडिट लेके पहुंचती हैं। तो जनाब इनका वार्म वेलकम। ये बड़ी बात होती है सोहा कि आप निकल के आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उसमें बड़ी खुशी, तब आपके जो चेहरे के जो जज्बात और तासुरात और सारी चीज़ों को तब आप फील कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं आप अपने मुल्क का झंडा वहीं बड़े फख्र से गाड़ दें। और मैंने देखा है एयरपोर्ट पे
पे माजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने देखी है कि वो जो रवैया था गवर्नमेंट की जानिब से वो अच्छा नहीं था, क्योंकि जितने भी एथलीट्स आते थे उनको रिसीव करने के लिए कोई काउंसलर तक नहीं जाता था। लेकिन फिर मीडिया ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और उसके बाद हम देखते हैं बड़ी खुशी होती है जब ऑस्ट्रेलिया से, मुख्तलिफ ममालिक से आप कुछ करके आ जाते हैं और सीना तान के जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं और बाहर लोग जो हैं वो आपको पुरजोश तरीके से इस्तकबाल करते हैं, तो यकीनन आपकी जो खुशी है, आपके जो जज्बात हैं वो चार चांद उसको लग जाते हैं और कहीं ना कहीं दोबारा आप एक और मोटिवेशन जो है वो जाग जाती है और आपकी कोशिश होती है कि दोबारा मैदान में उतरा जाए और उससे कुछ बेहतर किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अच्छी रिवायत अब बरकरार हैं कि कहीं ना कहीं इस्तकबाल बड़ी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तानियों की जानिब से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से की जाती है। बिल्कुल ठीक, और ये करनी भी चाहिए। बट ऑल दो ये वापस पहुंची तो उनकी फैमिलीज़ भी बड़ी खुश थी और ऑब्वियसली वी आर फैमिली टू, तो हम भी बहुत खुश हैं इस पूरी क्रिकेट टीम के लिए। आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल की एक आखिरी खबर हमने आपको देनी है। मकबूल हुसैन, अगर हम उनका जिक्र करें या उनका नाम ले, 4 दहाइयाँ भारत की कैद में गुजारने के बाद जब वो वतन 2005 में वापस पहुँचे, जब वाघा बॉर्डर के रास्ते कुछ कैदियों को भारत से पाकिस्तान पहुँचाया गया तो उनमें मकबूल हुसैन, साबिक सिपाही मकबूल हुसैन भी थे। और 1965 की अगर हम जंग की हरमीत बात करें तो जब वो वतन वापस पहुँचे तो यकीनन यहाँ पर कोई बाकी नहीं रहा उनकी फैमिली में। और जिस तरह से उन्होंने, अगर हम बात करें उस सिनेरियो को अगर मैं स्केच करने की कोशिश करूँ तो जो 40 साल वो उस कैद में रहे, आपको पता है वो उस जेल के इर्द गिर्द अपने खून से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दर्ज करते रहे और उनको मतलब उनकी जहनी हालत ये हो गई थी कि कुछ भी समझ नहीं आता था मासिवा एक रैंक जो उनका उस फौज में था, उस रैंक को लिखते थे, उस रैंक को बोलते थे और सिर्फ एक नारा लगाते थे, वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। आज जो है उनकी 5वीं बरसी जो है वो मनाई जा रही है और यही प्रोग्राम में शामिल। सोहा, अगर हम देखें हमारे इन हीरोज़ को, इनके किरदारों को, हर किरदार बहुत वसी और बहुत बड़ा है और हर किरदार पे लिखने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और फिर लिखने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि वो चाहे वो सोशल मीडिया हो या आपके पास शॉर्ट फिल्म हो या आपके पास बड़ी फिल्म हो, उसमें एक एक किरदार बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बैठता है। आप इनके रोल को देखें, जिस तरीके से इनकी ज़ुबान काट दी गई, फिर जिस तरह इनको कहा गया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ, पर इन्होंने नहीं लगाया, हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। हम तो देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो फिल्मों में या आजकल जो गदर 2 आई है जिसमें बड़ा बीजेपी की जिस तरह फंडिंग हुई और जिस तरीके से चीज़ों को दिखाया जा रहा है, रियलिस्टिक अप्रोच उससे काफ़ी दूर है। और वहाँ पे हमने जितने भी सिपाहियों को देखा है और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लौटते हैं, आप 40 बरस कर्ब से, तकलीफ से, और जो दुश्मन है वो जिस तरीके से आप पे कहीं ना कहीं जो कहर ढाता है, उसके बावजूद जब आप डटे होते हैं और आपके जुबान भी काट जाती है, फिर भी आपके दिल में, आपके दिमाग में एक ही नाम गूंजता है और वो आता है पाकिस्तान जिंदाबाद का। और जब आप लौटते हैं अपनी सरजमीन की तरफ, वो वीडियो आज भी मौजूद है, जब ये आते हैं सजदा रेज होते हैं और जब आसपास पड़ोस में देखते हैं तो कोई इनके घर में नहीं होता। ये बड़ी कुर्बानी है, सबसे बड़ी कुर्बानी है जो मकबूल हुसैन जैसे सिपाहियों ने, इन जैसे ऑफिसर्स जो हमारे हैं जिन्होंने शहीदी का जो लफ्ज़ है, यानी जो उनको एक मुकाम मिला है, जिस मुकाम पे वो विराजमान है, यकीनन हर किरदार उनका बड़ा बेबाक रहा है। और बेबाकी की बात की जाए तो जो बहादुरी और जुर्रत की दास्तानें उन्होंने रकम किए, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात कि पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और हरमीत यही देखें, बेबाकी और बहादुरी की, शुजात की मिसाल देखें कि 4 दहाइयाँ वहाँ रहने के बावजूद भी सिर्फ एक ही नारा उनकी ज़ुबान पर रहा जो सबके सामने वो बोलते रहे, और वो है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो यकीनन सिपाही हुसैन की जो आज 5वीं बरसी बनाई जा रही है, हम सबको उन पर फ़ख्र है। यकीनन हम प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक क्विक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वो सेगमेंट जिसे हम डेली डोज कहते हैं, जिसमें अगर आपके पास कोई टैलेंट है या आप कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो आपने इस सेगमेंट को मिस नहीं करना। सो हम बात करेंगे डेली डोज की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो होपफुली कि आपने अपने मंडे का आगाज़ बेहतरीन तरीके से कर लिया होगा, बिकॉज हरमीत पाजी ने तो बेहतरीन तरीके से अपने दिन का आगाज़ कर लिया है। सुबह सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, अपनी रूटीन नहीं बदलते, इसलिए आपको भी अपनी रूटीन किसी सूरत में नहीं बदलनी चाहिए और एट एनी कॉस्ट कोशिश करें कि जो आपने सेट की है अपनी रूटीन, सैटरडे संडे जो आपने सोचा है वो मंडे से करना शुरू कर दें, क्योंकि कल कभी नहीं आता, कहीं नहीं आता। जो होता है वो आज ही होता है, तो आपने आज ही करना है जो करना है और सारे काम आज ही मुकम्मल कीजिएगा। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़कर आपको पता है वो सेगमेंट
जिसके बारे में ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, वो है डेली डोज ऑफ गुड मॉर्निंग पब्लिक। तो डेली डोज की बात कर लेते हैं। पहला डेली डोज जो है वो हमने आपको देना है चिड़ियाघर से। जनाब, चिड़ियाघर में हम आपको इसलिए लेके जाते हैं वो क्योंकि बहुत शौक होता है हरमीत बच्चों को, और हमारा डेली डोज है वो बच्चों पे तो बेस्ड करता है, तो हमारे बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। लेकिन हम आपको ऐसे चिड़ियाघर में लेके जाएंगे जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के, अब मैंने पहले रिसेंटली खबर दी थी जब एक जिराफ का एक बच्चा पैदा हुआ था और उसके बॉडी पे या उसकी नेक जो है वो बिल्कुल जिराफ जैसी नहीं थी, मतलब जिराफ का बच्चा तो था लेकिन जिराफ का बच्चा लग नहीं रहा था। अब हमने आपको खबर देनी है नायाब पूमा की, जिसका एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा इतना नायाब और इतना खूबसूरत है। मतलब पूमा तो आपको पता है, आप देखते रहते हो, लेकिन मुनफरिद अल्बिनो बच्चा जो है ना, ये कहा जाता है कि दुनिया में सिर्फ 3 से 4 ही हैं और मेरे ख्याल से गालिबन ये चौथा है। लेकिन हरमीत वो देखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, तो ये एक नायाब, और इसकी नायाबियत जो है वो यही है कि दुनिया में शायद ये चौथा ऐसा बच्चा पैदा हुआ है पूमा के यहाँ, जिसको अब सेव कर लिया गया है वहाँ के चिड़ियाघर वालों ने और वहाँ के लोगों के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको शोकेस करने के लिए। और वो देखने में कुछ मिक्सर ही लग रहा है, मुझे तो बिल्ली काइंड ऑफ फील दे रहा है, लेकिन क्यूट लग रहा है, क्यूट लग रहा है। नहीं, क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने वो जो स्टोरी थी बड़ी मज़े की थी और इस स्टोरी को अगर आप देखें बड़ी मुनफरिद है। और वैसे तो बहुत सारे आपने ऐसे बच्चे जो हैं इंसानों में भी देखे होंगे कि वो माँ बाप पे भी नहीं गए होते हैं। अक्सर हम देखते हैं ना वहाँ पे काले गोरे नाइजीरियन जो है, जिसे नेग्रो कहा जाता है, कहीं गोरी के साथ शादी हुई तो फिर बच्चा बड़ा मज़े का, मतलब यानी कहीं कम्बिनेशन बड़ा मज़े का होता है। इसी तरह पाकिस्तानियों की शादी जब वहाँ पे चाइनीज़ के साथ होती है तो उनका बच्चा बड़ा क्यूट सा होता है। तो इसको भी अगर आप देखें ना तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। लेकिन बहरहाल अगर आप देखें, हम जानवरों को बड़े जब करीब से देखते हैं और फिर आपको यहाँ मुख्तलिफ टेलीविज़न इस पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम भी करते हैं और इनकी वो क्यूट सी हरकतें, बड़े मज़े की जो हरकतें हैं वो काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। और ख़ासकर बच्चों को ये जो इनके किरदार होते हैं, ख़ासकर आपने देखा कि बहुत सारे किरदारों पर कार्टून भी बने होते हैं, लेकिन बहरहाल जब रियल में बच्चे देखते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन इस बच्चे को अगर आप देखें तो वाकई में बड़ा क्यूट सा, बड़ा मासूम सा, बड़ा प्यारा लग रहा है। लेकिन अम्मा अब्बा दोनों पे नहीं गया, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ये हमें पाकिस्तान में बहुत सारी एग्जांपल्स इस तरह की मिलती हैं। खैर, अगर हम बात करें ना, अगर स्किन की बात करें खासतौर पे, देखिए वाइट है, अगर पूमा के कलर की बात करें, उसकी बॉडी टेक्सचर की बात करें, और आप ये देखिए कि जो हमने वो जिराफ की खबर दी थी वो भी प्लेन था। अब पता नहीं प्लेन जानवरों के बच्चे शायद पैदा होना शुरू हो गए या नस्ल तब्दील होना शुरू हो गई। आप देखिए उसका कलर भी वाइट है एक तो, दूसरा उसके जिस्म पे पिगमेंटेशन नहीं है, मतलब आप देखिए नॉर्मली जो टेक्सचर होता है पूमा के पूरे जिस्म पे वो नहीं है। तो इसके अलग और डिफरेंट होने की बहुत सारी वजूहात है। एक इसका कलर, दूसरा इसका खूबसूरत होना, दूसरा इसके जिस्म पर एक भी निशान नहीं है। तो जनाब ये एक नायाब है और 4 ही पाए जाते हैं पूरी दुनिया में, तो एक हमने आपको दिखा दिया, बाकी 3 आप खुद ढूंढ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो भी अब एक बिल्ली को लेके है। जनाब, इस बिल्ली ने महज अपनी दुम की बिना पर आलमी रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और इसकी दुम कितनी लंबी है हरमीत? 16.07 इंच की इसकी ये दुम है। और जिसने ये बिल्ली पाली है, आपको पता है इससे पहले भी ये रिकॉर्ड इनके पास ही था। जनाब, ये जो जिन्होंने पेट रखा हुआ है, इससे पहले जो बिल्ली इनके पास थी उसकी 17 इंच उसकी दुम थी, अब इसकी 16.07 है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो बिल्ली, जो दूसरी वाली जो इनके पास पहले बिल्ली थी, वो घर में आग लगी और उसकी वजह से वो मर गई। और अब वो जो है ना, अब ये उसकी रिश्तेदार है, पता नहीं अभी इनकी एक चेन है या इनकी जेनेटिकली, आपको पता है ऑब्वियसली हर किसी की दुम तो इतनी लंबी नहीं होती, बिल्ली की दुम तो छोटी सी होती है, लेकिन ये इतनी लंबी है, तो उसके ऊपर केयर करना, और उसके जो जिन्होंने पेट रखा हुआ है उनका कहना ये कि भाई तो वैसे भी केयर बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैं देखा है कि बड़ा ख्याल रखा जाता है। यानी फिर हमने देखा है कि इनकी खुराक का, फिर इनकी मालिश का, उनके को मसाज करना, नहलाना, इनका जो शैम्पू है उसका भी ख्याल रखना, ऑयल का भी, पूरे लवाजमात, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बड़ी बात है कि आप आज मैं यही सोचता था कि आप फिर कहोगे पाकिस्तान में देखो बिल्ली ने भी रिकॉर्ड बना दिया, हम वैसे ही चुप बैठे हैं। तो वाकई में नई मुनफरिद चीज़ें आती हैं और वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड का हिस्सा बनती जाती है। आपको याद है कि बिल्ली की एक और खबर थी जिसमें वो लाइट ठीक कर रही थी। तो ऐसी मुनफरिद चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है और हमारी कोशिश होती है, जो सोशल मीडिया, क्योंकि जाहिर बात है सोशल मीडिया की पावर है और वहाँ चीज़ें बड़ी जल्दी से आ जाती हैं और कहीं ना कहीं वहाँ से पिक कर लेना, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जाते हैं तो मज़े के कमेंट्स भी देख लेना। लेकिन बहरहाल बड़े मज़े की क्यूट सी है। और आपने तो फरमाया कि हाँ, पहले एक और थी जो भी इसके रिश्तेदार निकली, ये भी वहीं से आई और इसका जो मालिक है वो बड़ा केयर कर रहा है, जिसकी वजह से आज ये रिकॉर्ड का हिस्सा भी बन गया।
ये स्पेशल ब्रीड है जनाब, ऐसी नहीं है, इतनी लंबी दुम तो होती नहीं है। आपने देखा हर किसी के बाल इतने लंबे होते हैं? नहीं होते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जेनेटिकली, मतलब जीन्स में ट्रांसफर होती है चीज़, तो उनके बाल बहुत लंबे होते हैं। तो जनाब ये भी बिल्ली उन्हीं में से एक है कि ये भी जीन्स में इसको ये चीज़ ट्रांसफर हुई है और इसकी दुम इतनी लंबी है कि इससे पहले जो इसकी जीन्स के लोग थे, लोग नहीं ऑब्वियसली बिल्ली थी वो उसको सारी सूरत हाल। आप मुआवजा कर रही हैं हिंदुस्तान के एक्टर अनिल कपूर से इस बिल्ली का। हाँ बिल्कुल, आप कह सकते हैं। उम्र छोड़ लोगों की अब बात हम कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हमने आपको देनी है। वैसे जानवरों की ओरिएंटेड खबरें शायद प्रोग्राम में होती चली जा रही हैं, लेकिन अगली खबर माय डियर व्यूवर्स के लिए डियर की खबर है कि अब आपके देखिए नॉर्वे से ये, अच्छा वैसे हमने सुना है कि नॉर्मली लोग हिजरत करते हैं। आपको पता है अब हिरन जो है उन्होंने हिजरत करना शुरू कर दी है। अब वो कहाँ से कहाँ हिजरत कर रहे हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। नॉर्वे से अब तक कहा जा रहा है कि 40 से 42 हिरन जो है जनाब वो रूस जा चुके हैं। पता नहीं अब रूस में क्या अट्रैक्शन है, या मुझे जो लगता है हरमीत ग्रीनरी वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो अब नॉर्वे के जो हिरन हैं उन्होंने सरहद पार करके अब रूस जाना शुरू कर दिए। तो रूस वाले परेशान नहीं होंगे, वो कहते हैं हिरन यहाँ आ तो जाते हैं, खूबसूरत तो बहुत लगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जंगल में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत खूबसूरत सी घास फूस है, उसको ये खराब कर रहे हैं, डैमेज। तो वैसे भी अगर सोहा देखा जाए, आपको याद है, बल्कि लाहौर का मुझे याद है, मैं लाहौर की मिसाल इसलिए देता हूँ कि आसपास आप भी वहीं रहती हैं। तो लाहौर में बड़े मुनफरिद किस्म के, बड़े नायाब किस्म के परिंदे हुआ करते थे 90s में। और इसी तरह अगर हम देखें अपने इलाकों की बात करें तो वहाँ पे भी हमें मुख्तलिफ किस्म के, और खासकर इस्लामाबाद की बात की जाए, इस्लामाबाद जो था इसमें इतना हमने देखा है कि यहाँ से बहुत सारे जानवर जो हैं वो कूच करके, जैसे जैसे हम देखते हैं कि या माहौल के हवाले से अगर देखें उनको जो माहौल नहीं मिलता है, कुदरत के करीब जो होता है, इसी तरह फिर इंसानों की आबादियाँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो हालात इस किस्म के नहीं होते कि इनको कूच करना होता है कहीं और, किसी और मोहल्ले में, किसी और गली में, किसी और जंगल में। तो ये चीज़ें हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ये चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से हिजरत का जो सिलसिला है पहले इंसानों का होता था, अब जानवरों का भी शुरू हो चुका है। लेकिन आपको पता है अगर हम बात करें नॉर्वे रूस की बाउंड्री लाइन की, तो हरमीत ये सबसे लंबी बाउंड्री लाइन है, मतलब 150 किलोमीटर एक लंबा डिस्टेंस है। और अगर हम बात करें इस एरिया की जहाँ से ये जो हिरन है अब उन्होंने हिजरत करना शुरू कर दिया और वो जा रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया है कि इस बाउंड्री लाइन को मज़ीद सख्त कर दिया है और बंद भी कर दिया है बहुत सारी जगहों से। बट ऑल दो फिर भी इनकी माइग्रेशन को रोकना मुझे लगता है अब तक मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब अगर हम रूस की बात करें, नॉर्वे की बात करें, तो वहाँ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ भी इन्होंने लॉन्च कर दी हैं कि जनाब ये एक तो कीमती, आपको पता है हिरन की अगर हम बात करें खासतौर पर देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं, आपके इर्द गिर्द के इलाकों की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। तो एक तो वो अपने हिरन खो रहे हैं, दूसरा जो रूस वाले हैं वो ये कहते हैं कि जनाब नहीं, हमारे इलाके ख़राब हो रहे हैं, हमारी ग्रीनरी ख़राब हो रही है, तो आप इन्हें कंट्रोल कर ले वरना हम आपको फ़ाइन कर देंगे। तो जनाब हम आगे बढ़ते हैं, अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो हमने आपको देनी है वो बेसिकली है रोमानिया से। वैसे यहाँ पे तो हरमीत मुझे लगता है पाकिस्तान वाले हमेशा जब मैं डेली डोज की कोई खबर देती हूँ ना, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आपको पता है कि अगर हम इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू कर दें तो पता नहीं हम कितने रिकॉर्ड बना दें। मतलब ऐसी बहुत सारी खबरें जो कि हम बाहर के मुल्कों से दे रहे होते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, यहाँ पर ऐसा हो रहा है, पाकिस्तान में ये चीज़ें आम होती हैं। मतलब रोमानिया में दुल्हन का अरूसी लिबास जो है वो 25 किलो का था। मैं आपको अभी भी बता सकती हूँ कि कल परसों कोई शादी हुई होगी और खातून ने 40 से ज़ायद किलो का लिबास पहना होगा। हमारी जो ब्राइड्स होती हैं, मतलब हमारे XYZ जो डिज़ाइनर्स हैं जो इस वक्त मार्केट में बैठे हैं, आप कहीं दूर ना जाएं, आप एम आलम पे चले जाएं, लाहौर के एम आलम पे जाएं, वहाँ किसी भी ब्रांड पे चले जाएं और किसी भी ब्राइडल कटौर पे चले जाएं, तो जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं उनके वज़न जो है ना वो इतने भारी, एक तो वज़न बहुत भारी, ऊपर से कीमत बहुत भारी, ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारी पाकिस्तानी अवाम बाखूबी उठा लेती है और पैरेलल चलती है। अच्छा, वैसे सुहा आपने दुरुस्त ये बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ की जो ड्रेसिंग देखी है दुल्हन के, बड़े सिंपल से होते हैं, बड़े सादे सी। बड़ी शादियों पे मैं गया हूँ, गोरों की और कालों की दोनों की शादियों में बहुत गया हूँ। वैसे मैं भी अब्दुल्ला दीवाना ही था, हर शादी में मुझे इन्विटेशन मिल जाती है ना, मैं चला जाता था। वैसे करीब मेरे पास चर्च भी था, चर्च मेरे पास था, तो मैंने कहा क्यों ना एंजॉय भी कर लेते हैं, शादी भी देख लेते हैं। अब अगर आप देखें वाकई में, अगर यहाँ पे दुल्हन जो सूट सिलवाती है, बनाती है, उस पर वाकई बहुत काम किया जाता है। फिर वो ट्रेडिशन जो है, हमारे जो रिवायात हैं, हमारे जो रीत रिवाज हैं, वो बहुत मुख्तलिफ हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर आप देखें इस दुल्हन को देखें तो बिल्कुल वो लग भी रही है, भारी भरकम लग रही है, कहीं ना कहीं उसका वेट भी उसके साथ काउंट किया गया मेरे ख्याल में। लेकिन बहरहाल लिबास है और उसको मुनफरिद बनाने के लिए रिकॉर्ड का हिस्सा सिर्फ वीडियो बना के आपने बना लिया, ये रिकॉर्ड कहीं ना कहीं यहाँ से भी बन सकते हैं, बड़े मजे मजे के बन सकते हैं। लेकिन हरमीत ये रिकॉर्ड हम ऑलरेडी बना चुके हैं और ये पाकिस्तान में आम सी बात है, लेकिन वहाँ पर ये आम सी बात नहीं है, इसलिए खबर खास थी तो हमने कहा आपको दे देते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको पहले बता दूं, दिस इज नॉट सपोज टू सेलिब्रेट, बट स्टिल इसने सेलिब्रेट कर दिया। अब इस खातून की मैं आपको खबर देती हूँ जिसने तलाक की खुशी में
पार्टी रखी और रेस्टोरेंट में ना सिर्फ जश्न मनाया, केक काटा, बल्कि सोना भी बांटा। और अब मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ ताकि तमाम खवातीन जो मुझे स्क्रीन के उस तरफ देख रही हैं वो कहें हाँ सोहा ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है। अच्छा, उसने तलाक क्यों ली? उसने कहा शौहर ने की है मेरे साथ बेवफाई, और जब उसने मेरे साथ बेवफाई की है ना तो फिर बेवफाई की कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि मैं अपनी ख़ानदान में एक ऐसी लड़की रही हूँ जिसको हर चीज़ स्पेशल चाहिए, हर चीज़ उसको सिर्फ उसने इस्तेमाल करनी है, उसको शेयरिंग केयरिंग वाला कोई सीन नहीं है। तो जनाब उसके शौहर ने की बेवफाई, उसने दी तलाक और तलाक को किया सेलिब्रेट, और ये सेलिब्रेशन आपके सामने है हरमीत। लग रहा है दिल बहुत जला हुआ था इसमें बेचारी का तो लेकिन बहरहाल आज़ादी उसको हासिल हो गई है। और आप कह सकते हैं कि भाई तलाक है, बहुत सारे लोग वैसे भी मर्द हजरात भी जब कोशिश करते हैं इस किस्म की तलाक होती है तो बड़े खुश नजर आते हैं। मुझे पता था कि आप मर्दों की ही साइड लेंगे, झूमते हुए नजर आते हैं। तो भाई जाहिर बात है कि ये एक ऐसा रिश्ता है कि कम से कम दोनों तरफ से अगर ज़बरदस्त तरीके से निभाया जाए तो मेरे ख्याल में ज़िंदगी भर का ये खूबसूरत रिश्ता जो है वो चलता जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऊंच नीच आ जाए, आजकल मिजाज में तब्दीली चाहे मर्द हो या खवातीन हो वो आना आसान सी बात है। तो मेरे ख्याल में लेकिन बहरहाल आप वेट करना चाहिए, शायद बेचारी भी अच्छा सताई हुई अगर हम थी, बात शायद करें जब- ओवरऑल, अव्वल तो डाइवोर्स मैंने पहले से कहा कि दिस थिंग नॉट सपोज टू सेलिब्रेट, बट ऑल दो जिंदगी में अगर कोई जॉब खत्म हो रही है, कोई रिश्ता खत्म हो रहा है, कोई शादी हो रही है या तलाक हो रही है, जिंदगी में अगर कोई भी चीज़ खत्म हो रही है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई चीज़ जल्द अज जल्द नई भी शुरू हो जाएगी। तो जिंदगी में अगर आप बेहतर कोई आ फैसला सकती कर है। लेते हैं तो उस पर कायम रहे और अच्छे की उम्मीद करें, इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें भी ऑन द वे हैं आपके, आप तक पहुंच जाएंगी लेटर और सूनर। हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने देखते रह रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर पॉलिटिकल सेगमेंट, जिसमें अब कोई ऐसी अनसर्टेनिटी हो गई है कि हर रोज़ जैसे दिन गुजरता है एक नई सुबह होती है तो आपको सियासी मंजरनामे में कुछ ऐसी अहम तब्दीलियां नजर आती हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करें, सियासी जमातों की बात करें, आने वाले अवाम की मुश्किलात, मुश्किल फैसलों की अगर हम बात करें और बिल्स का जिक्र तो अभी आज के प्रोग्राम में हम डिटेल में करेंगे तो इसको पॉलिटिकल सेगमेंट में मैं टच कर ही नहीं रही। बट ऑल दो मुल्क की सियासी पूरा सिनेरियो जो चल रहा है इसमें कहाँ जाकर रुकेगी ये सारी चीज़ें और कहाँ जाकर हमें कोई इस सवाल का जवाब मिल सकेगा, कुछ जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, और वो ये है कि इलेक्शन कब होंगे। इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं और उसके साथ साथ चूँकि सीनियर प्रोग्राम होस्ट भी हैं तो उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। हमारे साहब कहिएगा कि हमने हर जुबान ज़द-ए-आम ये जुमला बहुत सुन ली है, PDM की 16 माह की अगर हम हुकूमत देखें तो बार बार कहा मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले होते चले जा रहे हैं। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? आपको मुल्की हालात किसी तौर पर भी कहीं भी दूर दूर तक बेहतर होते नजर आ रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए। मुल्क नाजुक हालात से गुजर रहा है, नाजुक मोड़ है जो प्रिसाइज स्टेटमेंट है, और अपने बचपन से हमने ये सुना। अब जवानी की दहलीज से मिडल एज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अभी भी हमें ये बताया जा रहा है कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। उससे पहले भी जब हम देखते हैं तकारीर अपनी क़यादत की तो हमें यही बताया जाता था कि मुल्क नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। और मुझे लगता है जो हमारी नई जनरेशन है, जनरेशन Z, उनको भी हम बेचारों को यही बता रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से और मोड़ से गुजर रहा है। सो ये मोड़ नहीं है, ये चुरंगी है जिसमें हम घूम घूम के पुरानी गलतियों को दोहराते हुए वहीं पर आकर खड़े होते जा रहे हैं। और ये इसी चुरंगी में हम घूमते रहेंगे क्योंकि हमें अपनी डायरेक्शन चेंज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही हम इसमें इंटरेस्टेड हैं। वही गलतियां कर रहे हैं, अपने रवैये को तब्दील नहीं कर रहे हैं, अपनी स्टेट की जो प्रायोरिटीज़ है उसको तब्दील नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो यही खदशा है कि अगले 10-15 साल बाद खुदा ना खास्ता अगर हमने कोई रेडिकल चेंजेस ना किए तो अगली नई जनरेशन को भी हम यही कह रहे होंगे कि बेटा मुल्क नाजुक मोड़ से या नाजुक दौर से गुजर रहा है। अच्छा, जबरदस्त बात आपने की कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर 76 साल की कहानी को निकाल के एक साल को एक साइड लाइन पे कर लेते हैं, 75 को अगर हम काउंट कर दे तो कहीं ना कहीं ये नाजुक मोड़ वाला बयानिया जो है मुसलसल कामयाब भी रहा और चलता भी रहा और लोग कहीं ना कहीं इसको मानते भी रहे। लेकिन अब सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। आपसे जानना चाहेंगे मैडम, अगर हम देखें कि गैर यकीनी सी सूरत हाल है, मुल्क में माशी बहरान है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में कोई इस नाउमीदी की हालत से उम्मीदी की तरफ हम जा सकते हैं?
देखिए, आप और हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं। असल में जिसने करना है वो तो इस मुल्क के करता धरता है, और इस मुल्क की तमाम वो क्लास है जिसने यहाँ पे फैसला साजी में कोई ना कोई हिस्सा डालना है। इस्टेब्लिशमेंट देख लीजिए, इस मुल्क की सियासी क़यादत देख लीजिए, इस मुल्क की अदलिया देख लीजिए, और किसी हद तक इस मुल्क के मीडिया को भी मैं कहूँगी कि वो सारे अमल में शामिल हो सकता है। हमें सबको पता है कि करना क्या है, लेकिन हम में से कोई वो करना नहीं चाहता। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि ताकत के तवाज़ुन को ठीक करना है, जमहूरी रवैयों को, जमहूरियत को आगे जाने देना है। तो शायद उम्मीद की कोई किरण निकल आए, लेकिन हम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। ये मेरे लिए बड़ा ही एक तशवीशनाक बात है कि ना हमें मालूम है कि हम कितनी संगीन गलतियां कर रहे हैं फैसला साजी में, और उसको ठीक करने की जो कैपेसिटी के साथ साथ जो इंटेंट है पॉलिटिकल, वो मुझे नज़र नहीं आ रही है। और ये एक बहुत ही तशवीशनाक बात है। बहुत ही ज़्यादा इस बार अगर मुझे कहें कि कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी है इस हवाले से, तो वो ये है कि लैक ऑफ पॉलिटिकल इंटेंट, और अब तो लगता है कैपेसिटी से भी ये बात बाहर जाती जा रही है। हमारे साहब आप बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस पेन से आप बता रही हैं कि हम उस रियलाइजेशन पॉइंट पर पहुंच ही नहीं पा रहे कि हमें किस तरह से फैसले और कब तक लेने चाहिए, और शायद वो हम रियलाइज अब लेटर और सूनर कर भी ना पाए। लेकिन अगर ओवरऑल सारे सिनेरियो में हम देखें तो हमेशा सियासी जमातें जो है वो ये कहती आई हैं, एक नैरेटिव बिल्ड करती हैं, और इलेक्शन से पहले बहुत बात करते हैं, और इलेक्शन के बाद प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर हमें कोई नज़र नहीं आता। लेकिन सियासी जमात का ये जो वतीरा हमेशा से रहा है कि हमें मौका दें, हम पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे, और जब मौका मिलता तो ऐसा नहीं होता। क्या अब हमारे पास सियासी जमातों को लेके या सियासत में जो हम देख रहे हैं एक्टिव पर्सनैलिटी की चॉइसेस बहुत ज़्यादा कम नहीं हो गई? आपका क्या ख्याल है कि अवाम अब किसे चूज़ करेंगी, वो क्या सोचते हैं? सोहा, मेरा ख्याल है हमारे पास तो सियासी मैदान में कोई चॉइस ही नहीं है। बची नहीं है। अब बार बार जमहूरियत का जो ये हमारा तसलसल है तो टूट जाता है। कभी बराह रास्त आमरीत होती है, कभी पसे पर्दा तमाम जो मामलात हैं वो सियासी जमात के हाथ में नहीं होते हैं। तो चॉइस की तो एक ही बात है, सबसे पहले तो बेसिक चॉइस तो कर ले, क्या हमने इस मुल्क को जमहूरी तरीके से चलाना है, या हमने वही पुराने तरीके कार से जहाँ छेड़छाड़ इंटरप्ट करना है इस पूरे अमल को, उससे मुल्क को चलाना है। तो जब आप एक दफ़ा ठान लेंगे कि हमने इस मुल्क को जमहूरी तरीके से चलने देना है, चाहे वो लूली लंगड़ी थकी हारी जमहूरियत हो, लेकिन उस प्रोसेस को चलने देना है, सबसे पहले तो वो चॉइस करें ना। सियासी जमात किस तरह की होगी वो तो उस एवोल्यूशनरी प्रोसेस का हिस्सा होगी। बहुत सारी हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त मेन स्ट्रीम सियासी जमातें वो हैं जो रिएक्शनरी तौर पे, क्योंकि आपने जमहूरियत से छेड़छाड़ की तो उनकी बका हो रही है। अगर आप तहरीक इंसाफ का मामला लेंगे, आपने तहरीक इंसाफ को, हम सबको मालूम है 4 साल के इक़्तिदार के बाद वो किधर खड़े थे, उनके अपने एमएनएस कहते थे कोई टिकट नहीं लेगा। आपने ऐसा बीच में माशाल्लाह एक पेंतरा बदला, उसके बाद से अब उसको आपने ताकत का टीका लगा दिया। तो जब तक कि आप रेगुलरली एक प्रोसेस के थ्रू इन जमातों के अंदर से तमाम लोगों को छलनी की तरह छांट के प्रोसेस को आगे बढ़ने नहीं देंगे तो यही होगा, यही पलट पलट के आएंगे। तो सियासी जमातों की चॉइस तो अलग बात है, सर बेसिक चॉइस तो कर लीजिए कि मुल्क को जमहूरियत से चलाना है या नहीं चलाना, एक दफा तय कर लें और फिर वैसे ही मुल्क। फिर वही सीन है हिस्ट्री। मारिया, अगर हम देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो चीजें हो रही हैं इक़्तिदार के लिए, लोग क्या क्या नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ अपनी जात तक जिसको जो मिलता है वो लूट के चला जाता है। नाइंसाफी का एक आलम है। अगर हम देखें, गरीब आदमी का खून नचोड़ा जा रहा है। टैक्सेशन की बात करें, जिस तरीके से टैक्सेस आ रहे हैं, बिजली के बिलों को देखें, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अशराफिया का जो बंदरबांड चल रहा है, जो हर चीज से वो उनको जो कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिला हुआ है, चाहे वो बिजली हो, गैस हो, पेट्रोल हो, सरकारी दफातर का बेदरिक इस्तेमाल हो, घरों का इस्तेमाल हो, इस बंदरबांड को आप कैसे देखती है? मुल्क किस तरफ जाएगा अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो? देखिए, जितना भी हरमीत हमारा ये मुआशरा पोलराइज्ड होना, आपने देखा है जो मुजाहरे हुए हैं ओवर द वीकेंड बिजली की कीमतों के हवाले से, जब पेट पे लात पड़ती है ना, जब घर का खर्चा पूरा नहीं होता, जब बच्चे को खिलाने के लिए नहीं कुछ होता, जब बच्चों की स्कूल की फीस नहीं होती है, सर पे छत नहीं होती है, तो ये तफर्रुक़े वगैरह ना कुछ मतलब नहीं रखते। उसके बाद आपने देखा कि लोग कैसे बाहर निकले हैं किसी भी ऑर्गेनाइज सियासी सपोर्ट के बगैर, डरे उस वक्त से हमारे तमाम लोग। और ये तो हमें IMF कह के थक गया कि अपनी अशराफिया के लल्ले तलल्ले ख़त्म करें, और आप नहीं कर रहे। इस मुल्क का जो प्रिविलेज तबका है, जिसे लीड कैप्चर कहते हैं, बहुत ही क्लीशे टर्म है बट बहुत ही ये पाकिस्तान के हालात के ऊपर सूटेबल टर्म है। तो जब तक लीड कैप्चर नहीं करेंगे तो फिर यही होगा ना। अब आपको क्या करना पड़ रहा है, अपनी गाड़ियों के नंबर मिटाने पड़ रहे हैं, अपने दफातर के बाहर सिक्योरिटी रखनी पड़ रही है, यहाँ तक हालात आने क्यों देते हैं आप? तो ये मुल्क अगर रहेगा तो एलीट रहेगी ना। अगर एलीट इस मुल्क को डुबाएगी तो वो भी साथ ही डूबेंगे ना, चाहे आपने अपने बच्चे यहाँ रखे हों या बाहर रखे हों। सो खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर
ऊपर कुछ रहम करिए, और आपको ये रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको पूरी दुनिया बता रही है। और अब जहाँ पे जिस नहज पे हालात पहुँच गए, अगर आपने सख्त फैसले नहीं किए तो फिर खुदा ना खास्ता जो हुआ है ओवर द वीकेंड, मुझे तो ये तशवीश है कि ये बात यही आकर नहीं फैसले पर जो आप बात कर रही है, सख्त फैसलों में एक ये भी चीज़ है कि हमें पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान का हर रोज़ की बुनियाद पर चेंज होता है। तो अगर हम पार्लिमानी निज़ाम की बात करें या सदारती निज़ाम की बात करें, तो क्या हम इस पॉइंट पर आगे कि वी हैव टू चूज़ लाइक कि हम सदारती निज़ाम की तरफ जा रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, सदारती निज़ाम के ख्वाब तो हमारे पुरखों के इस मुल्क के क़याम से देख रहे हैं। जितने डिक्टेटर्स आए इस मुल्क के अंदर, वो एक सदारती निज़ाम की ही शक्ल जो थी उसकी उस तरीके से मुल्क को चलाना चाहते थे। इस मुल्क की जो डायनामिक्स हैं, इसकी जो डेमोग्राफिक्स हैं, जो हमारे यहाँ पे ज़बान का और एथनिसिटीज़ के और ये सारा एक खूबसूरत गुलदस्ता है। ये सदारती निज़ाम नहीं, हम इसको डेवोल्यूशन ऑफ पावर करनी होगी। जितना नीचे इक़्तिदार को लेकर जाएं, लोकल बॉडीज़ के ऊपर, सूबों के लेवल पे लोगों को अपने खुद फैसलों के ऊपर इख्तियार दें। सदारती निज़ाम का तजर्बा, मतलब सदारती निज़ाम की तरह के तजर्बे जो हैं वो नाकाम हो गए। पार्लिमानी निज़ाम ही इस मुल्क की बका और जमहूरियत की वाहिद ज़मानत है, क्योंकि इस तरह के मुल्क जहाँ पे भांत भांत की बोलियाँ, भांत भांत के लोग जो हैं सूबाई और दीगर बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ पे एक सिंगल सदारती निज़ाम उन सबकी ना ही उमंगों को समझ सकता है और ना ही डिलीवर कर सकता है। बिल्कुल ठीक। हमारे सीनियर एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद थी, और उम्मीद एक बात उनकी बिल्कुल ठीक थी कि हम इस सारे सिनेरियो में ना अवाम समेत, हुक्मरान समेत, सियासी जमातों समेत हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि हम किस दहाने पे खड़े हुए हैं। अगर हम मुल्क के डिफ़ॉल्ट करने की बात करें तो उसके बारे में हमने बात बहुत की। IMF तो कौन से IMF हमारे पास आया, या हमने नोवे रिव्यू में अपनी चीज़ों को मनवाने की कोशिश की, मुआहदे किए, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो ही माशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। ये दोनों चीज़ें आपस में कनेक्ट कर रही हैं और जिसको हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे। हम इसको मतलब मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। एक ब्रेक लेनी है हमने, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हरमीत, वैसे रिवायत तो यही है ऑब्वियसली, अगर हम मीडिया चैनल्स की बात करें तो जब एक चीज़ चलती है, जैसे आजकल बिल्स के बारे में बात की जा रही है, बिल्स को दिखाया जा रहा है ऑन स्क्रीन, वो करंट अफेयर का प्रोग्राम हो, न्यूज़ हो या कोई मॉर्निंग शो भी हो, तो खैर उस रिवायत को बरकरार रखते हुए मैं भी आज यहाँ पर एक बिल आपको दिखा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बिल को मैं आपको दिखाने की बजाय आज आप एक काम करें कि अपने घर का इस महीने का जो बिल है उसको उठा के सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट करें, और रीड आउट करके ये पढ़ने की कोशिश करें कि एक्चुअली आप उस बिल में अदायगी कर किस किस चीज़ की रहे हैं। आपको आजकल सोशल मीडिया पे, आपको आज मेन स्ट्रीम मीडिया पे, आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी है वहाँ पे आपको आजकल बिल 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 नज़र आ रहा होगा, लेकिन उस बिल में आपके FC सरचार्ज, आपका रेडियो का, आपका TV का, आपके टोटल यूनिट कितने इस्तेमाल हुए हैं, आप उस पर GST कितना दे रहे हैं, या उसके अलावा कौन कौन सी ऐसी अदायगियाँ हैं जो कि उस बिल के अंदर आप कर रहे हैं, ये आपको खुद पता होना चाहिए। मुझे ये लगता है, बल्कि आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि हरमीत, ये सारे सिनेरियो से पहले कभी भी आवाम ने अपने बिल को इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। कि अगर हम कमर्शियल मीटर की बात करें तो मैं कल एक और चीज़ देख रही थी कि आपको पता है वो जो मीटर आपकी मलकियत होता है, उस मीटर का रेंट भी आप पे कर रहे होते हैं, मतलब मीटर रेंट भी आपके बिल में शामिल कर दिया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम हामिद मीर के प्रोग्राम की बात करें तो उन्होंने अपना बिल भी दिखाया। अगर हम बात करें बाकी चैनल्स की तो अपने चैनल की बात कर लेते हैं। फहद शहबाज कल, हैरानी की बात ये है सोहा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने जो आप सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, उसके बावजूद हमने ये देखा कि उमूमन हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं उनको पेमेंट मिलती है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि वो खुद सर पकड़ के बैठ गए कि भाई ये क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है, हम तो अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास तो बरसों से सोलर सिस्टम लगे हुए हैं। तो यकीनन जो सूरत हाल है, आपने तो फरमाया कि वो टॉप ट्रेंड सोशल मीडिया पे बनाओ या कहीं ना कहीं केयरटेकर गवर्नमेंट की बात की जाए, इससे पहले जो हुकूमत गई है सारे करदा धरदा तो वही है। और आपको याद होगा मरियम नवाज साहब कहा करती थी अपने, मैं तो कहता हूँ कि आज उस पर मशवरा, उस जो मशवरा दिया था मरियम नवाज साहब ने, उस पर ही अमल किया जाए। और मेरे ख्याल में जो भी वोट मांगने जाए ना, जो मरियम साहब वो बिल्कुल इसी को ही, जब भी कोई वोट जाने के लिए जाए तो भैया बिल दिखा दें, भाई ये बिल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हरमीत, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम बल्कि फहद शहबाज की बात कर लेते हैं। कल अपने ही पब्लिक न्यूज़ के TV प्रोग्राम में जब वो रोड पर निकले तो लोगों ने कहा कि एक दिन में 3-3 लोग मोबाइल फ़ोन जो है वो बेचने के लिए आ गए, जस्ट बिकॉज के उन्होंने अपना बिल पे करना है। मोबाइल फ़ोन बेचना एक छोटी सी चीज़ है, लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। इस्लामाबाद से एक शख्स ने छलांग लगाकर अपनी जान की बाजी हार दी, और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास आ रहे हैं। बट ऑल दो इस पर ज़रा टेक्निकल बात कर लेते हैं कि जो मुश्किल फ़ैसले, सख्त फ़ैसलों की हम बात कर रहे हैं, इस पर मुल्क की सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल का जो कॉम्बिनेशन है वो बेहतर होगा तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। खैर, इस पर मैशियत पर हम जो है वो डॉक्टर सलमान शाह को अपने साथ लेंगे आज के पैनल में। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर।
जी, अस्सलाम वालेकुम। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर आपसे डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से कि अब क्या होने जा रहा है, क्या हमें करना चाहिए मुल्क की मैशत को बेहतर करने के लिए, लेकिन अवामी रिव्यूज़ जो हैं वो प्रोग्राम में शामिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवाम कैसे बिलबिला रही है, कैसे रो रही है, कुछ ऐसे रिव्यूज़ हैं हमारे पास मुख्तलिफ शहरों से, ज़रा वो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आंटी जी कितना बिल आया? बिल का कुछ ना पूछे, लाइट भी नहीं आती और बिल आता है बस। आए दिन वो ट्रांसफार्मर उड़ जाता है उनका, हर चौथे दिन का उनका यही काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल कितना आया इस दफ़ा बिजली का? हमारा बिल 23,000 आया। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि बिजली का बिल दें या खाएं। ठीक है, वो गवर्नमेंट जो टैक्सेस ऊपर डाल दिए हैं, जीएसटी और जो अदर टैक्सेस डाले, उसकी वजह से हम इतने परेशान हैं। ऊपर से हमारा रेंट पे घर है। जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनको वो फ्री मिल रही है, सभी कुछ फ्री मिल रहा है। स्पेशली वापडा के लोग हैं, जो जितने भी वर्कर हैं उनको वो फ्री देते हैं। तो आम जो गरीब लोग हैं उनको तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। नहीं, उतने यूनिट इस्तेमाल नहीं हुए जितना बिल है। 26,000 रुपया बिल जमा करवाया, और घर में राशन हो ना हो बिल जमा करवाने के लिए कह देते हैं कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया। बिल तो 60-70,000 रुपये तो घट आता नहीं है, तो खुद बिल नूं देख देख के रोना आंदा बच्चा। नहीं परेशानी, एक कमान वाला, बाकी दाखला फीसा मुल दा हर चीज़ मुल दी। जो बिलों में इजाफा हो रहा है ये मुकम्मल पूरा करें। अब नहीं होगा, अब हम आवाम जो है ना वो सड़कों पे निकल आई है। अब बिल में जो नजायज टैक्स हैं उनको कम किया जाए। आदमी के पास पैसा नहीं है, बिल कहाँ से जमा कराएगा? चोरियाँ करेगा, डाके मारेगा, जेबें काटेगा, कहाँ से बिल देगा? अब मुझे 9,000 रुपये बिल आया है, मैं कहाँ से पे करूँगा? खाने के लिए मेरे पास रोटी नहीं है। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन बिलों में नजरसानी की जाए, इनके टैक्सेस में नजरसानी की जाए, ताकि आवाम सुकून कर सांस ले सके। 30-35,000 रुपया बिल आ जाता है, किराए ते रहने आ, अगो बिल दिन्ने आ ते किराया आ जाता है, 3 बिल देने होंगे ने, किराया आ जाता। घर मियाँ मेरा है नहीं, फौत हो गया दा, कल्ली कमान वाली आ, एक पुत्तर की करेगा है, दसो हाँ मैनू। मेरे बंदे 3 थावां तो बाजू टुटा, बच्चियां ने मेरिया, बच्चा कोई नहीं हैगा, गरीब आवाम में 15-15,000 रुपया बिल आंदा, असीं कित्थों भरीए, कित्थों अखराजात पूरे करिए? केड़ा पार्टियां ने केड़ी हुकूमत समझ गए? कोई हुकूमत नहीं है, एक दूजे का चिक्कड़ चाल देन, वहां घूमने छोड़ते पे ने, बिल तारिए किराए दईए, बच्चे ने पढ़ाई की करिए, हुकूमत संदाते हुए अस की करिए, असी वो कर रहे। सारे महीने की सैलरी इकट्ठी करे ना तो फिर बिल तरता है, पूरा महीना जरा खाना पीना बंद कर दे और बिल तारें। इसलिए भाई हम किसी से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो आजकल ये गुंडागर्दी इनकी चल रही है, ये चीज़ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। 30 रुपये ये यूनिट चार्ज कर रहे हैं, और उसके अलावा 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, शॉर्टफॉल अलग से होता है। अब बताएं कि बच्चों को मार दें या बिजली को बचा लें या बच्चों को बचा लें। अगर किसी की तनख्वाह 30,000 है या 40, तो बिल उसका 60,000 आ रहा है। आप बता दें कि वो बेचारा गरीब आदमी कैसे पे कर सकता है। सबसे पहले मैं पब्लिक न्यूज़ का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए। मैं के इलेक्ट्रिक की जो बेहिसी और बेरा रवि का शिकार हैं लोग, 30 रुपये ये यूनिट चार्ज कर रहे हैं, और उसके अलावा 10 घंटे लोड शेडिंग होती है, इससे भी ज़्यादा लोड शेडिंग होती है, शॉर्टफॉल अलग से होता है। सारे जो है यहाँ पे 3.5 लाख रुपए का बिल है। हम लोग राशन के लिए परेशान है, बच्चों के उसके लिए परेशान है कि इस बिलों के लिए, इस बिल को हम पे करें। इसलिए भाई हम किसी से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये जो आजकल ये गुंडागर्दी इनकी चल रही है, ये चीज़ पे बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। सैलरी जो है वो 24,000 रुपया है, और बिल जो है वो एक महीने का 50,000 रुपया आ रहा है। तो बताएं कि हम मतलब जीने के लिए ये बिजली को जो है बिल को ये भरे, या हम अपने पेट का कुछ करें, बच्चों का कुछ करें। 14 अगस्त वाले दिन भी पहाड़गंज इलाका में बिजली गायब थी, और केसी वाले जो है इतने बेहिस हो चुके हैं, उनके पेट नहीं भर रहे। अब बताएं कि बच्चों को मार दें या बिजली को बचा लें या बच्चों को बचा लें। अच्छा, ये आवाम के रिएक्शंस तो आपने ऑल दो चेक किए, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि 1 सितंबर से एक बार फिर से एक हाइक जो है वो हमें देखने में नजर आएगी। खैर, इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर सलमान शाह चूँकि हमारे साथ ही मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि अवामी तासुरात, अवामी रद्द-ए-अमल, ये रिएक्शंस तो आपने देखे, ये मुश्किल फ़ैसलों के ज़ुमरे में जो हमने IMF से रब्ता करना और मुआहदा करने के बाद से लेकर अब तक प्राइसेस बढ़ाई हैं, क्या हमारे पास कोई वो और वे आउट नहीं है? क्या आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? हमारी माश सूरत हाल इस काबिल भी नहीं है अब? बड़ा एक मुश्किल उलझा पड़ गए हैं, क्योंकि हमारा निज़ाम जो बिजली का निज़ाम है, पिछले कोई 20-25 साल में हमने इसको इम्पोर्टेड निज़ाम, यानी कि जो बिजली बंद जो है और उसकी आगे भी
डॉक्टर सलमान जो है उनका कनेक्शन आई थिंक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, और हरमीत जैसे वो कनेक्शन ठीक होता है तो इस हवाले से हम उनसे बात करते हैं। लेकिन हरमीत, आपके पास भी कुछ इस तरह के केसेस हैं, कुछ स्टोरीज़ आपने भी ग्रुप में यकीनन शेयर की थी, और हर जगह यही चूँकि बात की जा रही है, यही चर्चा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कोई हमें नज़र नहीं आ रहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत कुछ सोचेगी। अगर हम देखेंगे तो लॉन्ग एग्रीमेंट जो होते हैं, जो मुआहदे होते हैं ना, उसके हवाले से काफ़ी कोशिश की जाती है कि कहीं ना कहीं अवाम को रिलीफ दिया जाए, लेकिन हमारे मुल्क में टेम्प्रेरी बेसों पर बहुत काम किया जाता है, मुस्तकबिल के लिए ना मुस्तकबिल के लिए ना अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ सोचा जाता है। जो स्टोरीज हमारे सामने आ रही है यकीन दिल दहला देने वाली है। यानी एक शख्स की 13,000 रुपये सैलरी है, वो बेचारा 22,000 रुपये कहाँ से लेके आए, वो घर का आटा लेके जाए। वो मैं देख रहा था सक्खर में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, पंखे साथ लटक गया, कहता है कि मैंने बाइक बेच दी तो फिर घर में कुछ बचा नहीं था, दोबारा बिल आया तो वो भी 18-22,000 रुपये का था, मैं कहाँ से पे करते से बेटर है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूं। इस तरह की स्टोरी जो हमारे सामने आ रही है, आपने देखा कि यहाँ खन्ना पुल से एक शख्स जो है वो उसकी जो वीडियो आई, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो बेहोश हो चुके थे। तो ये सिचुएशन है। डॉक्टर साहब आप आ चुके हैं, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हमने बड़े महंगे दामों जो प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें, IPP के साथ जो हमारे मुआहदे हुए, उस मुआहदों के अगर हम देखें, आपको नहीं लगता कि एक तरफ IMF के एग्रीमेंट है, दूसरे IPP की बात करें, तो क्या इसमें कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता कि कहीं ना कहीं रीनिगोशिएट किया जाए IPP के साथ और कहीं ना कहीं मामलात को दुरुस्त किया जाए? देखिए, एक तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो हमने बिजली का निज़ाम बनाया है IPP के ऊपर बेस करके, ये तकरीबन सारे का सारा इम्पोर्टेड है, और इसकी हमें ईंधन भी इंपोर्ट करना पड़ता है, और इसकी कैपिटल कॉस्ट जो है, फाइनेंशियल कॉस्ट, वो भी डॉलरों में हम पे करते हैं। सो जब भी डॉलर जो डिवैल्यूएशन हमारी होती है रुपए की, तो ऑटोमेटिकली ये बिजली भी महंगी हो जाती है। दूसरी बात ये है कि इम्पोर्टेड फ्यूल जो है वो भी आप ऊपर नीचे जब जाता है तो उससे भी हमारी बिजली ख़राब हो जाती है। तीसरी बात ये है कि हम अगर बिजली बनाएं और ना बनाएं, फिर भी हमने बिल देना है, क्योंकि हमारे मायदे जो हैं बड़े नाकस किस्म के मायदे किए हुए हैं और बड़े इन्फ्लेटेड मायदे हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। इस वक्त 1/3 जो बिजली का बिल है वो तकरीबन कैपेसिटी पेमेंट्स में जाता है, यानी कि जो हमने ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, कैपेसिटी पेमेंट का मतलब है कि हमने पैसे देने हैं, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। इसलिए हम देखते हैं कि जिसके ने चंद यूनिट्स भी इस्तेमाल किए हैं, उनके ऊपर भी बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि वो बर्दाश्त से बाहर है। अब इसकी सलूशन जो है वो एक इमीडिएटली तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप अपने हुकूमत के अखराजात कुछ सब्सटेंशली कम करें, और उससे जो कुछ बचत हो उससे आप जो गरीब लोग हैं जिनको बिल्कुल जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके बिजली के बिलों को आप कम करें, और ये आपको बड़ी इमीडिएटली करना पड़ेगा। और बात ये है कि पिछले 2 बजट्स आपने देखा, एक मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट दिया था, उसके बाद इसहाक डार साहब ने जो बजट दिया था वो पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े बजट थे, यानी कि हमने हुकूमत के अखराजात बढ़ाते चले गए। 22-23 हज़ार अरब के जब आप अखराजात कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको 500-600 अरब कम करके वो बिजली के बिलों के लिए जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप मुख्तसर करें, ताकि वो अपनी ज़िंदगी जो है नॉर्मल तरीके से गुजार सकें। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसी चीज़ को रिलेट कीजिएगा कि जब ये सारा मामला हुआ और अवाम ने रोला डालना शुरू किया, बाकायदा ऐलानात हुए मसाजिद में कि आप बिल पे ना करें, कुछ कैंपेन्स मीरपुर में चल रही हैं, फैसलाबाद में चल रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन इसके बाद क्या फ़ैसला सामने आया कि जो मुफ्त यूनिट्स दिए जाते हैं तमाम उन सरकारी अफसरान को, वो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसकी जगह आपकी तनख्वाह में कुछ पैसे डाल दिए जाएंगे, आपकी तनख्वाह में कुछ पैसे आपको दिए जाएंगे। सर मतलब कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, एक ही बात है। मतलब हम उन अखराजात को कम करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, हमें तो बस हम कुछ और दिखा रहे हैं अवाम को गैम्बल कर रहे हैं कि चलो ये नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ये तो एक ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है ना, कि आप ये कहते हैं कि चले हम दूसरों के बिल जो है वो उनको मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी, तो लेकिन वो तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जितना बड़े हमारे इस वक्त हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो
खसारा जो है, मालियाती खसारा जो है वो तकरीबन 8% के तक पहुंच चुका है और बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कट करें। अगर इसको हम कट नहीं करेंगे तो ये बिजली के बिल भी ऊपर चलते जाएंगे, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो भी ऊपर चलती जाएगी, इन्फ्लेशन जो है वो भी ऊपर जाएगी। और इस वक्त मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो इस वक्त मुजरिम है वो है हुकूमत के अखराजात, और वो बेदरीन अखराजात। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो हमने देखी, आप अखराजात की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखें एक तरफ तो सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात करूं या अस्करी की बात करूं, दोनों मानने को तैयार नहीं है और हुकूमत के पास इस तरह डंडा भी नहीं है कि दोनों को दे दे। जाहिर बात है, इसमें कोई शक नहीं है, आपको मालूम है कि कितनी ताकतवर है यहाँ की ब्यूरोक्रेसी। अब सर आपको एक और चीज जो हमारे सामने, मेरे पास आदादुशुमार है, अगर मैं पिशावर की बात करूं 37% वहां पर चोरी हो रही है, सक्खर में 35 हो रही है, इसी तरह हैदराबाद में 32, कोयटा में 28, लाहौर में 11, गुजरावाला में 9। इसके अगर हम निकाल लेते हैं कि जो नुकसान हो रहा है मुल्क के खजाने को, यानी वापडा को 520 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। ये वो इलाके हैं जो मैंने चंद एक इलाकों की बात कर रहा हूं सर, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पे वडेरा सिस्टम है, वहां पे MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, मैंने खुद देखे ऐसे इलाके के वहां के लोग आके मिनिस्टर से बिल माफ करा रहे हैं। ये कितना बड़ा नुकसान है, इस पर कितना, इसको रोकना जो है कितना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जाहिर बात है, और अगर रोकेंगे तो इसका कितना फायदा होगा? जी, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने पिछले 50 साल में जो ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको बिल्कुल तबाह कर दिया है, और उसकी वजह से बहुत सी जो बिजली बनती है वो चोरी भी होती है और ज़ाया भी होती है। तकरीबन 30% बिजली जो है वो उसका हमें मिलता नहीं है, उसकी रेवेन्यूज नहीं मिलती। इस सारे निज़ाम को बिल्कुल तब्दील करने की ज़रूरत है और हमें इंडिजिनस बिजली की तरफ जाने की ज़रूरत है। इंडिजिनस बिजली का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ हम पानी से बिजली बनाएं, जो हम बनाते थे एक ज़माने में जब डैम्स बनते थे तो बिजली बड़ी सस्ती थी, और जब ये IPP इससे पहले जो बिजली वापडा बनाता था, डैमों से बिजली आती थी, वो तकरीबन 1.5-2 रुपए का यूनिट होता था। अब आप 50, 60, 70 पता नहीं कितना हर रोज चेंज होता है, वो उस लेवल पे हम पहुंच चुके हैं। हमें वापस जाना पड़ेगा, पानी से बिजली बनानी पड़ेगी, सूरज से बिजली, सोलर पावर जो है वो पाकिस्तान के लिए आइडियल है, हर जगह पे वो बन सकती है, और उसके लिए आपको ट्रांसमिशन भी नहीं चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं चाहिए, बल्कि लोगों के घरों में आप लगा सकते हैं। सर आपकी इसी बात से एक बात करना चाहती हूँ मैं सर। हामिद मीर साहब ऑब्वियसली हमारे सहाफ़ी हैं और बड़ा नाम है पाकिस्तान का सहाफ़त में। अगर हम बात करें घर में सर, उन समेत मेरे रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग सोलर पैनल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घर के जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है सर, ये कौन से पैसे हमसे लिए जा रहे हैं? मतलब आप सिर्फ इस चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि अगर हम IMF के इस मुआहदे की बात करें तो IMF के मुआहदे में ये था कि आपने बिजली चोरी रोकनी है, बिजली की प्राइसेस बढ़ा के वो सारे पैसे आपने आवाम से ही पूरे नहीं कर लेने। इस वक्त सर आप जो बता रहे हैं वो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, डैम्स बनाना या सोलर पर कन्वर्ट करना। सर फौरी तौर पर आवाम क्या करेगी? आवाम के लिए हुकूमत को क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? आवाम तो सर खुदकुशियाँ कर रही है। जी, ये मैंने पहले शुरू में ही कहा था कि इस वक्त हुकूमत को अपने अखराजात को कट करना चाहिए, 500-600 अरब रुपए से कम ही करें, और वो 500-600 अरब की आप रिलीफ दें उन लोगों को जो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, और ये आपको बहुत तेज़ी से करना पड़ेगा, नहीं तो ये जो चीज़ है ये हाथ से फिर निकल जाएगी। उसको तो आप इमीडिएटली करें, और अपने फिर बाकी एक दफ़ा वो आप कर लेते हैं तो फिर तमाम निज़ाम, ना सिर्फ बिजली का निज़ाम, बाकी हमारा इकोनॉमिक निज़ाम भी इसी तरह मफलूज हुआ है। उसमें ना इन्वेस्टमेंट आ रही है, ना उसमें ग्रोथ है, जॉब्स उसमें नहीं बन रही, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, महंगाई आसमान पे जा रही है, डॉलर जो है वो रोक नहीं रहा। तो ये सारी चीजें आपको बड़ी हंगामी तौर पे करना एक और चीज हम उमूमन अपने पड़ोस में देखते रहते हैं, उमूमन पड़ोस में देखना भी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हमारी मुश्किलात की जड़ है वो हुकूमत के बहुत बड़े अखराजात हैं, और वो उन अखराजात की वजह से हम बहुत बड़े मालियाती खसारे कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो आसमान पे जा रही है और कर्जे हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमें अब सब चीज़ को रिवैम्प करना पड़ेगा, इसके अलावा आप अपनी इकोनॉमी को अब बचा नहीं सकते।
क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है ये अब बिल्कुल फरसूदा हो चुकी है, एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमी है। इसमें देखें तो सब बिल्कुल मानते हैं सब कुछ जो है जिस तरीके से जा रहा है। आप अगर हम देखें अमूमन देखना चाहिए, आस पड़ोस में देखना चाहिए। हम बांग्लादेश की मिसाल लेते हैं सर, बांग्लादेश में भी तो इसी तरह हमारी तरह इम्पोर्टेड चीजें हैं उस पर ही इन्हिसार किया जाए। लेकिन यूनिट की बात की जाए तो 6% का यूनिट है, यानी यहाँ पे 12 रुपए कर लें। हिंदुस्तान में 3-4 का पड़ता है जो 13 रुपए पाकिस्तानी पड़ता है। उनकी जो पॉलिसियां हैं, क्या आप नहीं समझते कि उन पर भी नजरसानी होनी चाहिए? और केयरटेकर जो हमारे वजीर आजम साहब हैं, उन्होंने जिन लोगों से मशवरा मांगा है वो मशवरा उनसे मांगा है जिन्होंने बिजली महंगी की है, तो उनको वो क्या मशवरा देंगे सर? तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए किन किन पॉलिसी, और अभी जो मामला चल पड़ा है, जो लोग उठे हुए हैं, इसको कैसे फौरी रिलीफ दिया जा सकता है? जो आपने बात की बांग्लादेश की, भारत की, तो हर मुल्क जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन अगर आप बांग्लादेश को देखें, आजकल उसका बड़ा चर्चा होता है। वहाँ पे हुकूमती अखराजात जो हैं वो हमारे हुकूमती अखराजात से बहुत कम है, और वहाँ पे टैक्सेस भी कम है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए बना ली है। और इस वक्त आप हैरान होंगे कि जहाँ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो जो है वो 14% पे है, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 35% पे है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त कितनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। वो इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अब जीरो होती जा रही है। लोग जो हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और बैरून मुल्क से इन्वेस्टमेंट तो बात की बात है, हमारे अपने लोग जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। और हमें ये सारी चीज़ें जल्दी से जल्दी ठीक करनी पड़ेंगी, और हुकूमत का हजूम जो है उसको कम करना पड़ेगा, सिस्टम्स को आसान करना पड़ेगा, डीरेगुलेट करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना पड़ेगा। हम अनफॉर्चुनेटली बिजली के बिलों को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम टैक्सेस को बढ़ाते चले जा रहे हैं, हम हर किस्म की रुकावट पैदा कर रहे हैं इकोनॉमी में, और इससे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल रिकवर नहीं कर सकेगी। ये तबाही की तरफ ही हम चलते चले जाएंगे। ठीक है डॉक्टर सलमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और आपने जो भी एनालिसिस दिया उस पर हरमीत, अगर हम बार बार भी बात करें तो चलिए, उन्होंने तो टेक्निकलिटीज़ पे बात की जो कि उनका काम है। बीइंग इकोनॉमिस्ट जो है वो आपने जो भी बातें की कि मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए, मैशत को बेहतर करने के लिए अखराजात फौरी तौर पर कम करने होंगे। लेकिन ये अखराजात कम करने किसने हैं? ये अखराजात पर कंट्रोल लाना किसने है? ये पॉलिसीज़ लॉन्च करनी किसने है? आवाम का सुनना किसने है? ऑब्वियसली अगर हम निगरान सेटअप की बात करें या उस हुकूमत की जो कि 16 माह रैकेट चली है। डॉक्टर साहब की बात एक बड़ी दुरुस्ती में एक बात करके फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। आप अंदाजा लगा लें कि $1 अरब के लिए हम मिन्नते तरले नाक रगड़ के हम IMF से अपने पैसे ले लिए। आप अंदाजा लगा लें कि $168 अरब आपकी अशराफिया सालाना खर्च करती है। इसका हिसाब लेना होगा अगर मुल्क को दुरुस्त करना है तो। बिल्कुल ठीक। और इसी बात पर हम एक क्विक सी ब्रेक लेते हैं, आते हैं वापस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुशी होती है इस चीज़ की जब हम प्रोग्राम में ऐसी चीज़ों को अनाउंस करते हैं कि सैलाब की तमाम तर सूरत हाल हरमीत हमने वक्तन फ़वक्तन जिस तरह से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद थे हम देते रहे लोगों को, और फिर ये बताते रहे कि रिहेबिलिटेशन की तरफ लोग जाना शुरू हो गए हैं। और अगर हम मुख्तलिफ वादियों की बात करें, ख़ासतौर पर सवात की हम बात करें, और अगर हम मालम जब्बा की बात करें, जिस जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं हालात आपको बद से बदतर नज़र आ रहे थे। लेकिन अब चूँकि वहाँ के लोग हैं, उनकी मेहनत है, उनकी काविशें हैं कि जल्द अज जल्द उन्होंने तमाम चीज़ों को ट्रैक पर ले आए हैं, और अब सियाह जो है बड़ी तादाद में वहाँ जा रहे हैं। अगेन अब्दुल समद ने हमें जो है ना गबीन जब्बा जो एक वादी है खूबसूरत सी, वहाँ पर किस तरह से खूबसूरत पाउंड्स बनाए गए हैं और किस तरह से लोग वहाँ पर अब सियाह बड़ी तादाद में वहाँ जाते हैं और क्या अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, उस पर एक रिपोर्ट है, आप वो देखें, फिर हम इससे कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। सवात के मरकजी शहर मिंगौरा से तकरीबन 40 मील के फासले पर वाक़या हसीन जमील वादी गबीन जब्बा अपनी बेपनाह खूबसूरती और दिल फरेब मनाजिर की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, क्योंकि ये वादी गर्मी के सताए हुए लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। लैंडस्केप बहुत ज़बरदस्त है, सेकंड ईयर का स्टाफ जो है ना वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, दे आर वेरी प्रोफेशनल। ग्राउंड में एक्सपेक्टेशन बहुत प्यारी जगह है, मैं प्रेफर करूँगा फैमिलीज़ के लिए, यहाँ पे सहूलियात के लिए, ग्रीनरी के लिए, और यहाँ पे किचन भी है,
आपको गर्म पानी सारी सहूलियात है। गबीन जबा में बनाए गए कैंपिंग बोर्ड 2022 के सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए थे। तहम मुतल्लिका इदारे ने एक बार फिर सयाहों की बेहतरीन रिहाइश के लिए कैंपिंग पोर्ट दोबारा बहाल कर दिए हैं, जिसमें 2 और 4 बेडरूम, वॉशरूम, किचन और पार्किंग लॉट्स मौजूद है। लास्ट ईयर अगस्त में एक बहुत डिवास्टेटिंग फ्लड आया था, जिसकी वजह से कैंपिंग पोर्ट्स हमारे डैमेज हो गए थे। उसकी जो रोड थी गबीन जबा की वो भी डैमेज हो गई थी। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने प्रायोरिटी बेसिस पे, इमरजेंसी बेसिस पे सारी पोर्ट्स की मुरम्मत कर दी है। अपर स्वात डेवलपमेंट अथॉरिटी न सिर्फ मुल्की बल्कि दुनिया भर की सयाहों को इस पुरफिजा मुकाम की तरफ राग़िब करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है और यही वजह है कि गर्मी के मौसम में सयाह गर्मी से बचने के लिए और सर्दी में बर्फबारी देखने के लिए यहाँ पर क़ियाम पजीर होते हैं। कैमरा टीम के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़, सवात। अच्छा हरमीत, मैंने भी इन ग्लैम्पिंग पोर्ट्स को जो है ना वो विज़िट किया था और ये अब मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट पार्टनरशिप अगेन उसकी वजह से जगह जो है लैंड होती है गवर्नमेंट की और वहाँ पर जो प्राइवेट बहुत सारे ऐसे होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जो मालिकान होते हैं वो इस तरह के ग्लैम्पिंग पोर्ट्स बना देते हैं और अब वो जो एक आपको कैंपिंग वाली फील है ना वो इन ग्लैम्पिंग पोर्ट्स में आ जाती है कि आप जंगल में रह रहे हो, अच्छा रात का टाइम है, अच्छा ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत अच्छा है, ऊपर से सेफ भी है। तो गाइज यू मस्ट ट्राई, आपको ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एक तो हम देख रहे हैं कि शहर की जो दौड़ धूप है, यहाँ से जब आप निकलते हैं और इन इलाकों में जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ के मुकामी लोगों के लिए जारी बात है, उनके लिए ये आम रूटीन, लेकिन हम जो यहाँ से जाते हैं और इन इलाकों से निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपने दुरुस्त फरमाया कि रात का वो समा जो आप किसी होटल में ठहरे हों तो मेरे ख्याल में वो मज़ा आपको नहीं आता। जिस तरह ये कंपाउंड बने हुए हैं बड़े मज़े के और वहाँ पर आप बैठ के अपने दोस्तों के हमरा पूरी तरह गुजरती है गपशप में और इसी तरह मोबाइल का सिग्नल का ना होना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि इंटरनेट से आप दूरी इख्तियार कर लेते हैं कहीं ना कहीं और कुछ लम्हे आपके, कुछ घंटे और कुछ दिन बहुत अच्छी तरीके से गुजर जाते हैं। वैसे ये इलाके सस्ते भी बहुत ज़्यादा हैं और खाना पीना और दीगर चीज़ों के साथ साथ बहुत फ्रेश एयर जो है और ठंडा ठार जो पानी है चश्मों का बड़े मज़े का, वो भी उसका भी आप मज़ा ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जगह और इसमें कोई शक नहीं है कि जो माजी की गवर्नमेंट थी तहरीक इंसाफ की, उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, बहुत ज़्यादा काम किया। गबीन जब्बा की मैं बात करूं, ये इस इलाके की तरफ कोई रुझान किसी का नहीं था। फिर हमने देखा कि इस इलाकों में रोड दीगर चीज़ों पर ज़्यादा काम किया गया और अब हम देखते हैं कि दूर दराज ऐसे इलाके हैं कि उन पर भी काम किया जा रहा है सवात में। तो जनाब वी नीड अ ब्रेक बट इट डजंट मीन कि आप मंडे को तैयार हो जाए जाने के लिए, वीकेंड पे प्लान कर लीजिएगा और इस तरह की जगह को विजिट ज़रूर करें। और ये ब्रेक जिसकी मैं बात करती हूँ उसकी बड़ी अशद ज़रूरत होती है हर किसी की ज़िंदगी में, तो ये ब्रेक लेकर अपने लिए वक्त निकाला करें और जाया भी करें। बट ऑल दो अगर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें और आगे बढ़कर हमने जो स्टोरी आपसे शेयर करनी, 2 से 4 दिन पहले भी हमने ये स्टोरी आपसे शेयर की थी, बल्कि यूँ कहें कि हम क्या ही शेयर करते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कहीं थोड़ा पीछे रह जाता है इस मामले में कि सोशल मीडिया सबसे आगे निकल जाता है। ये खबरें पहले वहाँ वायरल हो जाती हैं और फिर ये खबर जब मैंने पहले सोशल मीडिया पे देखी तो यकीनन मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, लेकिन साथ ही ना थोड़ी सी तकलीफ़ भी हुई कि महानूर के वालिदैन 2006 में जो है ना वो पाकिस्तान से चले गए थे। महानूर शीमा वो लड़की जिसको कहा जा रहा है कि उसका IQ लेवल आइंस्टाइन से भी ज़्यादा है और वो पाकिस्तानी नियात है। अब उनकी स्टोरी क्या है और उन्होंने जो सक्सेस हासिल की वो तो आपको पता है, लेकिन उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक छोटी सी क्विक ब्रेक के बाद। यू हैव टू बी विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो जब भी कोई ज़्यादा समझदार आपको ज़्यादा ज़हीन नजर आए तो हरमीत हम उसे कहते हैं तुम आइंस्टाइन हो क्या, लेकिन आपको पता है हमारे पास आइंस्टाइन से भी ऊपर की गेम है जिसे अब हम कहते हैं महानूर शीमा, एक ऐसी बच्ची जिसने 16 मज़ामीन में ना सिर्फ A ग्रेड हासिल किया बल्कि 34 मज़ामीन की अगर मैं बात करूँ GCSE के तो वहाँ पर रिकॉर्ड भी, मतलब एक तो आपने A+ ग्रेड लिया ये एक अलग रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ामीन पास करने का अनदर रिकॉर्ड ये भी महानूर ने बना लिया है। तो महानूर आज गुड मॉर्निंग पब्लिक की गेस्ट है, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। महानूर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक 2। आपको पूरी टीम की तरफ से सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो कि आपने ये क्रेडिट जो है अपने समेत पाकिस्तान के नाम। अच्छा वैसे सोहा तो आप क्रेडिट की तरफ जाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि महानूर से पहले पूछ लेते हैं क्योंकि हम एक्साइटेड है कि महानूर आपका ताल्लुक पाकिस्तान में कौन सी जगह से है और जिस तरह हमने सुना है आपके बारे में। अच्छा लाहौर से, क्या बात है, लाहौर से
तो कमाल कर गई आप। वैसे अगर आप देखें ये जो रिकॉर्ड है, और जैसे हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आप काफी वायरल है इस वक्त, आप लोग यहाँ से जब शिफ्ट हुए तो क्या पर्पस था कि भाई हमने बरतानिया की तरफ जाना है, मूव करना है, सिर्फ एजुकेशन की तरफ या कहीं और जॉब्स वगैरह की भी मामलात थे? सिर्फ हमारा फोकस एजुकेशन था जब हमने इतनी बड़ी इंटरनेशनल इमिग्रेशन की। अच्छा ठीक है मानूर, ये बताएं कि ऑब्वियसली 17 मज़ामीन का आपने जो इम्तिहान दिया वो लास्ट ईयर दिया, फिर 17 मोर सब्जेक्ट आपने इस साल अटैम्प्ट किए। तो अगर हम उस IQ लेवल की बात करें, इसका टेस्ट आपने कराया, कहते हैं कि आइंस्टाइन का IQ 160 था और आपका 161। तो ये जानने के बाद व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शंस यू आर टेकिंग फ्रॉम द लाइक, अगर पाकिस्तान के लोगों की बात की जाए, वहाँ के लोगों की बात की जाए, क्या फीडबैक मिल रहा है, व्हाट यू फीलिंग लाइक? मुझे बहुत कंग्रेचुलेशंस भी मिली हैं और आई एम वेरी थैंकफुल कि इतने ज़्यादा लोगों ने मेरे सक्सेस को मेरे साथ सेलिब्रेट किया है। वो एक मेंसा IQ टेस्ट होता है ब्रिटेन में जिसमें मेरे 161 थे, लेकिन क्योंकि आइंस्टाइन की तो बहुत रिसर्च थी, उन्होंने तो दुनिया में अपना मार्क छोड़ा और अभी तक मैंने आज सच कोई रिसर्च या कंट्रीब्यूशन नहीं किया, तो मैं अपने आप को आइंस्टाइन से तो नहीं कंपेयर करूँ। लेकिन देखिए लोग तो आपको कर रहे हैं। मानूर, एक और चीज़, इसमें कोई शक नहीं, आपने बड़ी खूबसूरत और बहुत बड़ी बात कह दी। अगर हम बरतानिया के सिस्टम को देखें, वहाँ पे GCS की बात की जाए तो 9 से 10 तक ही अलाव होता है, फिर आपने ये कमाल कैसे कर दिया? और दूसरी बात ये कि इसमें मुश्किलात आपकी इस पढ़ाई में और यहाँ तक पहुँचने के लिए रिकॉर्ड बनाने में क्या क्या मुश्किलात आपको आई? स्ट्रगल। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम काफ़ी गिफ्टेड एंड टैलेंटेड बच्चों को कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जो उनके लिए हेल्प करे या उनको प्रोग्रेस करने में कोई मदद करे। तो काफ़ी मुश्किल था स्कूल के साथ ये सारा डिस्कस करना कि मेरे तो इनिशियल एम्स थे 50 सब्जेक्ट्स करूँगी, लेकिन क्योंकि स्कूल के साथ इतने क्लैशेस हो रहे थे, स्कूल ने हमें काउंसिल भेज दिया, काउंसिल फाइन करने के थ्रेट्स कर रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली फिर सब्जेक्ट्स ड्रॉप करने पड़े। और मुश्किलात सबसे बड़ी ये नहीं थी कि सब्जेक्ट्स इतने ज़्यादा थे या कंटेंट इतना ज़्यादा था, मुश्किल सिर्फ ये था कि स्कूल मुझे डिस्करेज कर। ऑलराइट। अच्छा मानूर, ये बताएं कि ऑब्वियसली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी थॉट प्रोसेस जो कि आप माशाल्लाह आपकी सोच भी बहुत अच्छी है, आपने कहा कि मैं आइंस्टाइन से बिल्कुल कंपेयर नहीं करूँगी अपने आप को, वो इसलिए बिकॉज उनकी बहुत सारी रिसर्च थी एंड आई वांट टू डू सो मेनी, लाइक आप कहती हैं कि पाकिस्तान में मैं चाहती हूँ पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इंसानियत की खिदमत करूँ। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस हवाले से, किस फील्ड में ज़्यादा अच्छा काम करना चाहती हैं? मोस्ट प्रोबेबली आपकी अम्मा कह रही थी कि मेडिकल में यू वांट टू डू समथिंग। मेरे फ्यूचर एम्स यही है कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जाके मदद कर सकूंगा। अच्छा, बाकी सिबलिंग्स में अम्मा अब्बा में इतना ज़हीन कौन है? मतलब ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुए, बाकी सबकी क्या है इस हवाले से है, या अम्मा अब्बा में से कौन इतना ज़्यादा समझदार है, या आपने बादाम खा खा के अपने आप को इतना ज़्यादा ज़हीन किया है? लाइक क्या रीज़न है इसके पीछे? मैं कहूँगी डेफिनेटली जेनेटिक है। मेरे दोनों पेरेंट्स माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और उनकी फील्ड्स भी दोनों के बहुत मुश्किल थे, तो डेफिनेटली जेनेटिक है। लेकिन इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली चाइल्डहुड से ही मेहनत होती है। अच्छा मानूर, एक और चीज़, अगर हम यूरोप यूनियन की बात करें, UK की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपके रिकॉर्ड जो है वो बनते जा रहे हैं, लेकिन आगे की अगर बात करें, अब आपने जो फरमाया कि आप डॉक्टरी की तरफ जाएंगी, अगर डॉक्टरी की तरफ जाएं तो उसमें भी कोशिश क्या होगी कि कौन सा ऐसा प्रोफेशन है या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगी, और क्या पाकिस्तान की तरफ आने का कोई ख्याल है कि कुछ अच्छा आप कर चुकी हैं, आगे कुछ बेहतर करें और फिर कहीं ना कहीं आपकी खिदमत जो है हमारे मुल्क आपके, बल्कि आप और हमारे मुल्क की तरफ भी आपकी खिदमत का जो सिलसिला है वो यहाँ पे भी बढ़े? मेडिसिन में मेरा करंट मैं फोकस कर रही हूँ न्यूरो, कार्डियो या ऑन्कोलॉजी में, और मेरे डेफिनेटली प्लान्स हैं क्योंकि आई वांट टू सर्व ह्यूमैनिटी। मेरे डेफिनेट प्लान्स हैं कि मैं अपनी कंट्री भी आके अंडर डेवलप्ड एरियाज में मदद कर सकूँ। That's really good. That sounds good. अच्छा मुझे ये बताएं कि obviously आपने कहा कि do you have any plan to come back to Pakistan जब आप इंशाल्लाह डॉक्टर बन जाएंगी, या आप अगर पाकिस्तान की इस शोबे में ख़ास तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहती हैं, बट ऑल दो बाकी बच्चे जो आपको देख रहे हैं ना, नाउ दे कंसीडर मानूर अ बुक वॉर्म, मतलब कि आप सिर्फ पढ़ती रहती हैं, सारा दिन पढ़ना है, 34 मज़ामीन ले लिए, 16 इस साल, पिछले साल 17 A+ ग्रेड ले लिया। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है मानूर, इसके अलावा और क्या क्या करती हैं? मतलब IQ लेवल अगर आपका ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली यू आर एक्सपर्ट इन एवरीथिंग ऑलमोस्ट, तो बाकी साथ इनके क्या क्या प्लान्स होते हैं, क्या क्या करती हैं आप? मेरा एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं सारा दिन पढ़ती रहूं। मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत हैं। वाओ जी। अच्छा मानूर, एक और चीज़, जी 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 जी
जी मानूर, और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, कंटिन्यू करें। मेरी एक्टिविटीज़ मतलब पियानो, हॉर्स राइडिंग, चेस, दैट्स गुड, स्विमिंग। अच्छा बहुत सही। जी हरमीत, क्यों ना समथिंग। बहुत मानूर, हमारी क्लास में ना जो पढ़ाकू बच्चा होता था ना, तो उसका ना कई बड़ा सा चश्मा जो है लगा होता था, लेकिन जब आपकी तस्वीर वायरल हुई तो मैंने देखा यार इतनी किताबें पढ़ चुकी है आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तोड़ के, लेकिन चश्मा नहीं है। वैसे सोहा ने जो आपसे सवाल किया, वैसे अगर हम देखें यहाँ तक पहुँचने में किसने ज्यादा मदद की, और क्या वाकई में बादाम और कहीं ना कहीं पिस्ता, काजू का इस्तेमाल होता था, कि दिमाग इसी तरह रहे आपका? मेरी मामा ने तो हर कोशिश की है कि कोई भी हम ना छोड़ सके, तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ में जो भी IQ डेवलप करने के लिए किया जा सकता है वो मेरी मामा ने किया। बादाम भी मैंने काफ़ी खाए। और मैं क्रेडिट तो डेफिनेटली मैं अपने वालिदैन को दूंगी, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया, पूरी रात मेरे साथ जाके मेरे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाई, मुझे इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, तो डेफिनेटली। अच्छा, आपको पता है मानूर, जो सोशल मीडिया फीडबैक होता है ना, उसमें तो ऑब्वियसली कंपैरिजंस भी होते हैं और लोग आपको रिलेट भी कर रहे होते हैं। आइंस्टाइन से चले लोग तो आपको रिलेट कर रहे हैं, लेकिन इतना सब कुछ पढ़ने के बाद और इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आप मतलब कहाँ से सीखती हैं, कहाँ से बार बार आपको लगता है कि आई वांट टू बिकम समथिंग लाइक दिस, और मुझे ये करना है या मुझे ये करना है? मेरी इंस्पिरेशंस आज की सारी यंग वुमेन है जिन्होंने एजुकेशन में इतना कंट्रीब्यूट किया है। स्पेसिफिकली मलाला यूसुफज़ई, जिन्होंने पाकिस्तान में गर्ल्स की एजुकेशन के लिए इतना फाइट किया और इतने हमें राइट्स लेके दिए हैं। अच्छा मानूर, एक और चीज, जो आपका इंटरव्यू सोशल मीडिया पे काफी वायरल है, बल्कि आप ही वायरल हैं, आपकी तस्वीर और बड़े प्राउडली जो है वो शेयर कर रहे हैं, और हमें भी आप पे बड़ा ज्यादा फख्र है और होना भी चाहिए। आपकी मेहनत का जो सिला है वो आपको भी मिला है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया है। अब आपके बारे में, बल्कि आपकी सोच ये कि आप ऑक्सफोर्ड की तरफ जाना चाह रही हैं, तो वहां पे एडमिशन का प्रोसेस बड़ा मुश्किल होता है, क्या तरीकाकार होगा, क्या प्रोसीजर जो है उसमें, जिस तरह मुझे तो लग रहा है भाई कामयाब हो जाएंगी, तो कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपनी A लेवल्स के लिए और फर्दर फिर यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस के लिए। जी, यहाँ काफ़ी प्रोसीजर मुश्किल है, यहाँ एडमिशन्स टेस्ट भी होते हैं, आपने एक स्टेटमेंट भी लिखनी होती है, इंटरव्यू स्टेज भी होती है, और आपने A लेवल में 4 A स्टार्स भी लेने होते हैं। ऑक्सफोर्ड की BMAT रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल ठीक है, यही ना, उसकी तैयारी भी आपने कर ही ली होगी और आप कर भी रही होंगी। बट ऑल दो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, सो ऑब्वियसली आपने बड़ा गो थ्रू किया है, थॉरली देखा है कि अगर हम ब्रिटिश की बात करें तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया गया है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में भी आपको, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा पता होगा। आप क्या चीज़ें देखती हैं अपनी इस सोच जो आपने अब तक एक्सप्लोर की है उसके मुताबिक, कि क्या चीज़ें बेहतर होनी चाहिए पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में, सो दैट यहाँ की बच्चियाँ भी जिनमें टैलेंट बहुत है, वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बट दे कैन एक्सेल टू? मैं कहूँगी पाकिस्तान में गर्ल्स की एजुकेशन में, एटलीस्ट जब मैं वहाँ थी, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और इतने एरियाज नहीं थे जहाँ गर्ल्स को इंकरेज किया जाए या उनको बताया जाए कि वो एक्सेल कर सकें। और पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम है कि नॉलेज रिटेंशन पे फोकस होता है और क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस नहीं किया जाता। ओके मानूर, आई जस्ट वांट अ काइंड मैसेज फ्रॉम यू। जो भी लोग आपको देख रहे हैं पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे आपको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, आप जैसी यंग बच्चियाँ जो आपको देख रही हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? मैं पैगाम दूंगी कि वर्क हार्ड। ये नहीं मैटर करता कि आप पाकिस्तान से पढ़ रहे हैं या बरतानिया से पढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ने का ड्राइव और पैशन होती है वो पढ़ जाते हैं। ऑल राइट मानूर, थैंक यू सो मच, गुड टू सी यू, लगा आपसे बात करके। और हरमीत, आपको पता है अगर हम बात देखिए 2006 की, तो मैं पहले भी बताई थी जब इनकी अम्मा अब्बा ने ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान से जाएंगे, तो मुझे खुशी है इस बात की कि मानूर ने इतना ज़बरदस्त एग्ज़ाम्स दिए और रिकॉर्ड बनाया, लेकिन वो पाकिस्तान से है और वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि ये बड़ी बात है। और वैसे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे और फिर वहाँ की मुश्किलात की बात की जाए, लेकिन कुड़ी लाहौर दिया, कमाल लाहौर की भी है। बट ऑल दो एजुकेशन सिस्टम जो है पाकिस्तान का, अब मैं नहीं चाहती कि इतने अच्छे रंग में भंग डाल दूँ, लेकिन ऑब्वियसली हमें इस सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा ताकि हमारी बच्चियां जो हैं, वो तमाम बच्चियां जो वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, लेकिन वो चूँकि या तो रवायात की वजह से या घरों के माहौल की वजह से या मुआशरे की वजह से या फाइनेंशियल्स की वजह से या इन तमाम चीज़ों की वजह से बाहर निकल कर पढ़ नहीं पाती, तो हमें इस पर भी काम करना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम में अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हमने जिस टॉपिक पर हमने अपने रन डाउन के शुरू में आपको मैंने बताया था कि ऑब्वियसली हालात मुल्क के ऐसे हैं कि कोई भी वाक़या कहीं से भी रोनुमा हो जाता है और हमें वो परेशान भी कर देता है, बाज़ औक़ात अफसरदा भी कर देता है।
एक ऐसी ही कॉल 15 पर की गई। 15 पर कॉल की एक लड़के ने, ऑब्वियसली लिया से, ये डीपीओ वहाँ के जो हमारे साथ मौजूद है उनसे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन वाकया क्या हुआ पहले मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं। 15 पे कॉल की और कॉल करके कहा कि मेरे घर में 4 बच्चे हैं जो कि 4 दिन से भूखे हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। और वहाँ के वही डीपीओ जो मसीहा बनकर सामने आए और राशन फौरी तौर पर घर पहुँचाया और कहा कि कोई भी ऐसा काम करने की कोशिश ना करना, मतलब जान गंवाने की कोशिश ना करना, और ये उन्होंने मदद की। और डीपीओ असद रहमान साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं अभी आज के प्रोग्राम में, उनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद रहमान साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया गुड मॉर्निंग पब्लिक को ज्वाइन करने के लिए। सर, मैं ये ना रवायती सवाल आपसे नहीं करूंगी कि आपने अच्छा काम किया, आपको कैसा महसूस हो रहा है एंड ऑल दैट। सर, आप क्या समझते हैं कि मुल्क की हालात इस दहाने पे आ गए हैं कि 15 पर कॉल करके कहा जा रहा है कि मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा बुनियादी मकसद तो सिर्फ इतना है कि हमने इसकी पुकार के तब कहना है, कोई पुकार के लिए कहा जाए उसकी मदद करनी है। और में ये हालात अच्छे बुरे आते ही रहते हैं, लेकिन हमारा ये सबसे अवलीन फर्ज है कि हम उनको किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जी ठीक है। असद रहमान साहब, एक और चीज़ हमने देखा जो आपने काम किया, वाकई में सोशल मीडिया पे उसको अप्रिशिएट किया जाए, हम भी अप्रिशिएट करते हैं सर। इस तरह की 15 पे जो कॉल का सिलसिला, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे हालात बड़े ख़राब हमें नज़र आ रहे हैं। कितनी तकरीबन कॉल्स आई होंगी और अब तक अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे ख़ानदानों ने क्या कॉन्टैक्ट इसके बाद भी किया है जिस तरह आप लोग ने वहाँ पे पहुँचे? तकरीबन 4 फैमिलीज हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया था। बेसिकली जब ये हम लेके गए हैं, उनके लिए असिस्टेंस लेके गए हैं फूड की सूरत में शहीर साहब के लिए, तो मैंने फौरी तौर पर 15 कॉल पे जो सेंटर है हमारा, उस पर मैंने कन्वे कर दिया कि कोई भी कहीं से मैसेज आए तो हमें बताया जाए, हम इंशाल्लाह उनको फूड सप्लाई करेंगे। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ लिया के शहरियों का ख़ास तौर पर, और उसके अलावा पाकिस्तानी और जो हमारे मुल्क के और बहुत बात हैं कि उनकी भी कॉल मुझे रिसीव हुई कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप बताएं। लेकिन यहाँ लइया कि अवाम ने माशाल्लाह इतने ज़्यादा पैकेज बना लिए हुए हैं कि हम किसी भी कॉल को इजीली हम इंशाल्लाह उसको बीट कर सकते हैं। ठीक है। असद रहमान साहब, ये बताएगा जब आपको ये कॉल मौसूल हुई उसके बाद आप वहाँ गए तो आपने वहाँ पे क्या हालात देखे? हम सिर्फ जानना ये चाहते हैं कि अवाम तो सैलाब हो, ज़ल्ज़ला हो, हमेशा बढ़ चढ़ कर मुखय्यर हज़रात बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं हेल्प करने के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपने वहाँ पर क्या हालात देखे? बच्चे वाकई 4 दिन से भूखे थे? जी डेफिनेटली ऐसा ही था। बच्चे बहुत ज़्यादा नकाहत का आलम था, और जो शहीद साहब थे वो मुश्किल से चल फिर रहे थे। तो उसमें अफसोस की बात है कि हेल्प तो डेफिनेटली जब पुकार आई तो चलेगी पुलिस और जाके मदद भी कर दी। बेसिकली वो सारी आबादी जो है, वो जितनी एडिशनल एरियाज़ है सारा का सारा सरकारी बस्ती, वो सारी गुरबा के ऊपर मुश्तमिल है, और वो लेबर हैं। एक कमरे का घर था, 4 बच्चे और एक एलिंग फादर। तो जाहिर है कि वो अपनी तौर पर मेहनत करते रहे, और जब उनको काम ना मिला तो उनकी ये हालत हो गई कि 4 दिन हो गए और कुछ ना खाने को मिला। तो उस अच्छा, असद साहब, एक और चीज़ जो हमने देखी है, उमूमन पुलिस स्टेशन से लोग दूर रहना पसंद करते हैं, पुलिस यूनिफॉर्म से थोड़ा बहुत खौफ भी आता है। ऐसे में अचानक कॉल का आ जाना और फिर आपको जिस तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है, और लिया में जिस तरह सोशल मीडिया या वैसे वहाँ की आवाम आपको सपोर्ट कर रही है, और कहीं ना कहीं सर क्या पैगाम देंगे लोगों को जिस तरह ये हालात बने हुए हैं और कहीं ना कहीं खुदकुशियों की तस्वीर भी आ रही हैं? सर जी, इसमें थोड़ा सा मैं आपको वजाहत कर दूं कि पुलिस वाहद एक डिपार्टमेंट जो 24 आवर्स काम कर रहा है। बिल्कुल। अब देखिए कि हमने खिदमत मरकज़ बनाए हुए हैं, खिदमत काउंटर्स बनाए हुए हैं, हर थाने में मौजूद है, फ्रंट डेस्क आईजी साहब ने बनाए हुए हैं। ये अवाम की सहूलत के लिए हैं। अभी हमारा एक थोड़ा सा ट्रेंड बन गया है कि अब ये तो नहीं कह सकते कि सारी इंसानियत जो है वही ख़राब है। एक आधा इंसान जो है उसकी जो डीड्स होती हैं, जो सही तरह काम नहीं करता या रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके लिए हम सारी इंसानियत को तो बुरा तो नहीं कह सकते। तो पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जाने भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और जो भी हमें काम मिले उसको बढ़ चढ़ के करना चाहिए। ठीक है असद रहमान साहब, आपको तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से अप्रिसिएशन जो कि आपको पूरे मुल्क से मिल रही है, लेकिन हम अपनी अगर टीम की बात करें तो यकीनन आप जैसे लोग ही इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जैसे लोग ही बताते हैं कि भाई पूरा इदारा जो है वो एक आधे बंदे की वजह से या एक आधे पर्सनालिटी की वजह से इदारा ख़राब नहीं हो सकता। आप इस वक्त लिया से जो आपको फीडबैक मिल रहा है उस हवाले से भी बताएगा कि बड़ी तादाद में मुखय्यर हज़रात आपसे रब्ता कर रहे हैं। चूँकि पुलिस का ये काम तो नहीं है, लेकिन आपने ये काम किया, लेकिन अब ये जो कैंपेन चल गई है और जो राशन इकट्ठा किया जा रहा है, इसे आप किस तरह से ड्राइव करेंगे?
जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, वही अपने बंदों से काम लेते हैं। तो पब्लिक में देखें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अवाम सबसे बड़ी दुनिया में चैरिटी देने वाली कौम है, बिल्कुल ठीक, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल जी। और हमारे साथ भी ऐसा ही रिस्पॉन्स हो रहा है। यहाँ पर बहुत से ताजिर हज़रात हैं जिन्होंने अपने डिपो खोले हुए हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे डिपोज हैं, यहाँ से आप हमें बताएं, हम वहाँ पर पहुँचा देंगे, और राशन मौजूद है, पैकेज मौजूद है। तो जैसे बाकी ममालिक में, हमारे मुल्क में बाकी जगहों पर भी जैसे सैलाब ज़दगान हैं, उनके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कर रही है और मुहैया हज़रात भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी सिलसिला चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त पिज़राई है। लोग बड़े दिल खोल के इस बात पे हैं। बेसिकली बात होती है दिखाने की, वो काम करके सामने आ जाए, बिल्कुल, और अल्लाह इज्जत दे दे तो बेशक अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह मुंतखब करने वाला है। असदुर्रहमान डीपीओ लिया जो है हमारे साथ मौजूद है। सर आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहया। प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड कर लेते हैं कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि मुश्किल वक्त जब भी पाकिस्तान पे आया तो मसीहा बनकर तमाम पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली है। दर्द दिल रखने वाली ये कौम कहलाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे, लेकिन आप अपने मन से जो मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं करें, और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल करेंगे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। और कहीं ना कहीं सर क्या पैगाम देंगे लोगों को, जिस तरह ये हालात बने हुए हैं और कहीं ना कहीं खुदकुशियों की तस्वीर भी आ रही हैं सर? जी, इसमें थोड़ी सी मैं आपको वजाहत कर दूं कि पुलिस वाहद एक डिपार्टमेंट जो 24 आवर्स काम कर रहा है। बिल्कुल, अब देखिए कि हमने खिदमत मरकज़ बनाए हुए हैं, खिदमत काउंटर्स बनाए हुए हैं, हर थाने में मौजूद है, फ्रंट डेस्क आईजी साहब ने बनाए हुए हैं। ये अवाम की सहूलत के लिए हैं। अभी हमारा एक छोटा सा ट्रेंड बन गया है कि अब ये तो नहीं कह सकते कि सारी इंसानियत जो है वही ख़राब है। एक आधा इंसान जो है उसकी जो डीड्स होती हैं, जो सही तरह काम नहीं करता या रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो उसके लिए हम सारी इंसानियत को तो बुरा तो नहीं कह सकते। तो पुलिस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जाने भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हमें होप नहीं छोड़नी चाहिए, हमें उम्मीद रखनी चाहिए, और जो भी हमें काम मिले उसको बढ़ चढ़ के करना चाहिए। ठीक है असदुर्रहमान साहब, आपको तो गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से अप्रिसिएशन जो कि आपको पूरे मुल्क से मिल रही है, लेकिन हम अपनी अगर टीम की बात करें तो यकीनन आप जैसे लोग ही इदारे को रिप्रेजेंट करते हैं, और आप जैसे लोग ही बताते हैं कि भाई पूरा इदारा जो है वो एक आधे बंदे की वजह से या एक आधे पर्सनालिटी की वजह से इदारा ख़राब नहीं हो सकता। आप इस वक्त लिया से जो आपको फीडबैक मिल रहा है उस हवाले से भी बताएगा कि बड़ी तादाद में मुखैर हज़रात आपसे रब्ता कर रहे हैं। चूँकि पुलिस का ये काम तो नहीं है, लेकिन आपने ये काम किया, लेकिन अब ये जो कैंपेन चल गई है और जो राशन इकट्ठा किया जा रहा है, इसे आप किस तरह से ड्राइव करेंगे? जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं, वही अपने बंदों से काम लेते हैं। तो पब्लिक में देखें, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की अवाम सबसे बड़ी दुनिया में चैरिटी देने वाली कौम है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल जी। और हमारे साथ भी ऐसा ही रिस्पॉन्स हो रहा है। यहाँ पर बहुत से ताजिर हज़रात हैं जिन्होंने अपने डिपो खोले हुए हैं, जिन्होंने कहा कि हमारे डिपोज हैं, यहाँ से आप हमें बताएं, हम वहाँ पर पहुँचा देंगे, और राशन मौजूद है, पैकेज मौजूद है। तो जैसे बाकी ममालिक में, हमारे मुल्क में बाकी जगहों पर भी जैसे सैलाब ज़दगान हैं, उनके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट भी कर रही है और मुहैया हज़रात भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी सिलसिला चल रहा है और बहुत ज़बरदस्त पिज़राई है। लोग बड़े दिल खोल के इस बात पे हैं। बेसिकली बात होती है दिखाने की, वो काम करके सामने आ जाए, बिल्कुल, और अल्लाह इज्जत दे दे तो बेशक अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह मुंतखब करने वाला है। असदुर्रहमान डीपीओ लिया जो है हमारे साथ मौजूद है। सर आपने अपना वक्त दिया, आपका बेहया। प्रोग्राम को इस पॉइंट पर कंक्लूड कर लेते हैं कि ये इसमें कोई दो राय नहीं कि मुश्किल वक्त जब भी पाकिस्तान पे आया तो मसीहा बनकर तमाम पाकिस्तानी अवाम बाहर निकली है। दर्द दिल रखने वाली ये कौम कहलाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान में मुश्किल वक्त है, अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे, लेकिन आप अपने मन से जो मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें, अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी दूर करने के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं करें, और अपना ख्याल रखें। इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे कल करेंगे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।